एवरीवन, प्रीवियस चैप्टर की जो समरी हमने देखी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं जो काम करते हैं। अगर वो प्रोसेस वर्क नहीं करेंगे या वो कोई भी वो प्रोसेस अगर स्टॉप हो जाता है, सपोज न्यूट्रिशन स्टॉप हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो हमारी लाइफ वहीं पर खत्म हो सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब एक लाइफ स्पैन होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वो अपने पूरे लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके उसके बाद ही उनकी जो लाइफ है वो खत्म होती है या उनके जो बॉडी के प्रोसेस है वो खत्म होते हैं। लेकिन डू यू नो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है, दैट इज रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो इस रिप्रोडक्शन वाला जो ये टॉपिक है, ये रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसको नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर करना क्यों है भाई? क्वेश्चन तो दे रखा है कि कैसे करना है ये इस चैप्टर में, लेकिन द फर्स्ट थिंग कि क्यों करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी इस लेक्चर के अंदर। तो जाना कहीं नहीं है। आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों करना है रिप्रोडक्शन? जब हमने यही कहा ना कि हम तो उससे मरेंगे नहीं, जब अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो जा रहा है, तो उसको अगर देखेंगे तो हमें क्या लगता है? उसकी बॉडी में अभी हार्ट बीट काम कर रही है, उसकी बॉडी का ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। अगर एक भी प्रोसेस उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में अगर स्टॉप हो जाता है तो वो तो वही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वो रिप्रोडक्शन करते हुए आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर ऑर्गेनिज्म चाहता है, हर स्पीशीज चाहती है कि हम एक्सटिंक्ट ना हो और हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, वो बनी रहे, हम खत्म ना हो जाए। अब डायनासोर है, देखने को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। अभी रिसेंट एक जो डोडो पक्षी है, कुछ टाइम पहले ही वो एक्सटिंक्ट हुआ है, कुछ साल पहले ही एक्सटिंक्ट हुआ है, तो क्या वो आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर उनकी जो स्पीशीज थी उनको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली होती रिप्रोडक्शन के लिए तो वो भी अभी अपने आप को ग्रो कर रहे होते। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म ना हो और वो अपने आप को ग्रो करता रहता है। दैट इज वाई क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन किया जाता है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो री का मतलब होता है फिर से करना, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। किसको प्रोड्यूस करना है? अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन कह देते हैं। नाउ इस रिप्रोडक्शन के अंदर जो एक क्वेश्चन है हमारा वो ये कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या सारे ही ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं? क्या अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? मतलब एकदम कार्बन कॉपी बनाएंगे क्या? अब सपोज एक पेपर है हमारे पास में, अगर मैं उसकी फोटोकॉपी करवाती हूँ तो वो एग्जैक्ट होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस माइनर उसके अंदर डिफरेंस होगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या एग्जैक्ट कॉपी बनती है? आप अपने पापा को एक बार देखो, मम्मी को एक बार देखो, क्या आप उनके एग्जैक्ट कॉपी हो? क्या आपको उनको देख के लगता है कि नहीं नहीं, मुझे और मेरे पापा को या मम्मी को अगर खड़ा किया जाए तो हम तो बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, दूर से तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये उनकी बेटी है या बेटा है और ये पेरेंट है? ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं बनती है। सिर्फ दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। ओके, सिर्फ नहीं, कुछ जो एक टॉपिक है उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो मोड है। कौन कौन से? एक होता है असेक्सुअल एंड एक होता है सेक्सुअल। तो अगर हम बात करें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर हमेशा जो कॉपी बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, बिकॉज वहां पर सिंगल पेरेंट काम करता है। अगर मैं बात करूं किसी अमीबा की, अमीबा का नाम सुना है हमने, अगर हम अमीबा की बात कर लें तो क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसकी बनती है। क्यों? सिंगल पेरेंट है। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि दो पेरेंट हो जाएंगे, वहां पर क्या होगा? थोड़ा सा वेरिएशन होगा। क्यों होगा? बिकॉज वहां पर क्या होता है? डीएनए कॉपी होता है। अब ये डीएनए क्या है? तो देखो, एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ फिल्ड होता है। पता है आपको? जब हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या फिल्ड है? तो न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम नाम की चीज होती है। क्रोमोसोम या फिर हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। एक बहुत ही क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पूरे के अंदर ऐसे बिखरा बिखरा सा होता है। थ्रेड को अगर बिखेर दे तो कैसा होगा? वैसा क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। बट जब सेल को डिवाइड होना होता है तो वो इस तरह के क्रोमोसोम्स में बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अगर हम उस क्रोमोसोम को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में ब्रॉड करके अगर हम उसको देखेंगे तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा और इसको हम कहते हैं डीएनए। क्या होता है ये?
ये होता है डीएनए। डीएनए और जीन हम बोल सकते हैं इसको, इन कंपार्टमेंट्स को जीन कहते हैं। इनको मिला के क्या बनता है, डीएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे कुछ कैरेक्टर्स के लिए, यानी कि जो एक हमारे मदर से सेल मिलेगा, एक हमारे फादर से मिलता है, फाइन। उसके अंदर देखो यहाँ जो डीएनए है, मदर का जो डीएनए है ये मदर का है और ये फादर का डीएनए है। जब दोनों का डीएनए मिलेगा तो क्या होगा, ये डीएनए डिफरेंट है, ये डीएनए डिफरेंट है, दोनों की क्या हुई, कार्बन कॉपी हुई। इस कार्बन कॉपी को क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। इन दोनों की कार्बन कॉपी को क्या किया, ज्वाइन किया गया, और ज्वाइन करने से क्या बना, एक नया डीएनए बना। और वो नया डीएनए किसके अंदर आता है, वो नया डीएनए आता है बेबी के अंदर। तो अब सोचो, जब दो चीजें मिक्स होके आएंगी तो क्या वो पहले वाले के सिमिलर होगी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि हमें गोला खाने जाना है, गोला तो पता ही होगा, जो बर्फ का गोला होता है। अब उस गोले के अंदर कि एक जो है उसको चाहिए रेड फ्लेवर, कोई बात नहीं, उसको रेड फ्लेवर दे देंगे। एक को चाहिए ग्रीन फ्लेवर, लेकिन जो तीसरा आता है उसका फ्रेंड, उनको क्या चाहिए, दोनों मिक्स करके दे दूं, ठीक है। अब क्या किया, रेड फ्लेवर भी मिक्स कर दिया, ग्रीन फ्लेवर भी उसके अंदर मिक्स कर दिया। अब जो एक नया बना है गोला, नया जो कलर बना है उसका, क्या वो रेड के जैसा दिख रहा है, नहीं, कुछ और ही दिख रहा है। क्या वो ग्रीन के जैसा दिख रहा है, वैसा भी नहीं दिख रहा, कुछ डिफरेंट कलर ही हो गया। अब डिफरेंट कलर हुआ, दिखने में डिफरेंट लग रहा है, तो क्या टेस्ट करोगे तो भी सिमिलर रहेगा, क्या टेस्ट में डिफरेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, टेस्ट में भी डिफरेंट होगा। क्या हुआ, जब दोनों कलर्स को मिक्स किया तो एक नया कलर मिलके बना, ठीक है, नया कलर निकल के आया। तो वही चीज यहाँ पर होती है, जब एक मदर का डीएनए, फादर का डीएनए, दोनों जब मिलते हैं, दोनों की जब कॉपी मिलती है, तो उस मिलने से क्या होगा, उस मिक्सचर से क्या होगा, एक नया डीएनए बनेगा, एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा। और वो नए टाइप का प्रोटीन या जो नए टाइप का डीएनए है, ये क्या होगा, ये बेबी के अंदर आएगा। तो क्या बेबी जो है मदर की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या बेबी फादर की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वेरिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन होता है। और ये वेरिएशन क्या कर रहा है, ये वेरिएशन जो है ये हम सबके अंदर नजर आ रहा है। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे चाचा, मामा, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब लोग हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट नजर आते हैं, बिल्कुल सिमिलर नजर नहीं आते, ठीक है। कुछ कैरेक्टर होते हैं जो हमारी मदर से मैच करते हैं या हमारे फादर से मैच कर जाते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर्स मैच नहीं करते। इट मे बी पॉसिबल कि आपकी आंखों का कलर आपकी मदर से मैच कर जाए, बालों का जो कलर है वो आपके फादर से मैच कर जाए, बालों का जो टाइप है, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, किसी के बालों की ग्रोथ कम होती है। तो ये सारा हो सकता है कि मदर या फादर में से किसी एक से मैच कर जाए। होता नहीं, हमें बोला जाता ना कि अरे वाह आपके तो बाल कितने अच्छे हैं, आपके बालों की तो ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो हम क्या कहते हैं, हमारे मदर के बालों की भी ग्रोथ अच्छी है, दैट्स वाई मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है। यही कहते हो कि नहीं मैंने तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करवाया। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करवाया मतलब हमारे मदर की वजह से आया। तो मदर की वजह से कहाँ से आया, बिकॉज जब डीएनए कॉपी हुआ था तो वो एक कैरेक्टर हमारे अंदर आ चुका था, लेकिन उस कॉपी के टाइम पे क्या हुआ, कार्बन कॉपी है भाई, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वेरिएशन नहीं होता तो आज जो हम वैरायटी देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो वैरायटी हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, अब जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था उस टाइम से अगर हम देखें तो उस टाइम पर तो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या हुआ, रिप्रोड्यूस होते गए, रिप्रोडक्शन करते गए, माइनर चेंजेस हो रहे थे उनके, बहुत माइनर वेरिएशंस हो रहे थे, बहुत कम वेरिएशन। फिर थोड़ा और आगे, लेकिन जब 1000 जनरेशन के बाद अगर हम चेक करेंगे या 2000, 3000, थाउजेंड्स की जनरेशन के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो पहले वाले हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है और जो 50,000 वाली जनरेशन है, दोनों तो बिल्कुल ही मैच नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे, बहुत सारे वेरिएशंस जो है वो अक्युमुलेट होते चले गए हैं। आज हम अपने आप को देखें और हम अपने एंसेस्टर्स को, जिसको हम कहते हैं कि कौन, चिंपैंजीज, कि हम चिंपैंजीज से आए हैं या हम बंदरों की, जैसे बंदरों की प्रजाति है, हम बंदरों से आए हैं, तो क्या बंदरों को सामने लगे खड़ा होते बोले अरे यार ठीक है, इससे तो हम बिल्कुल नहीं आए, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। लेकिन हम भी जान लेना है कि जो बंदर थे या जो चिंपैंजीज थे, जब उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो क्या हुआ, उससे कुछ वेरिएशन हुआ। नेक्स्ट जनरेशन ने फिर रिप्रोडक्शन किया, फिर कुछ वेरिएशन हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर एक वेरिएशन आया। तो जब 1000, 50,000, 60,000 जनरेशन के बाद में जब चेक किया गया तो सारे ही वेरिएशंस क्या हो गए, अक्युमुलेट हो गए और एक नई स्पीशीज का बॉर्न हो गया।
ठीक है, चलो इसीलिए हम आदिवासी को भी अगर हम देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि नहीं यार हम तो उनसे बहुत ज्यादा सही, हम तो बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। तो ये मॉडर्ननेस हमारे अंदर कहाँ से आया, ये वेरिएशंस की अक्युमुलेशन से आया है। तो ये जो इतना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है ना, उसको बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा है। डायरेक्ट नहीं हो गया कि आज सोए थे सुबह उठे तो आदमी बन गए, चिंपैंजी को लगे अरे यार ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलो, तो हमें यहाँ तक पहुंचने में ना बहुत टाइम लगा है, वेरिएशन की वजह से हुआ है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या होते हैं, क्या सबके अंदर इस टाइप का वेरिएशन होता है। तो देखो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाए तो क्या होगा, दैट मीन्स कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अब वो क्या करता है, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म का यूज करता है। मतलब कि वो क्या है, सिंगल पेरेंट है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल पेरेंट है। इनके अंदर मेल फीमेल जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो सिंगल पेरेंट वाला जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं है, एक सिंगल पेरेंट है, वही क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है और नए डॉटर सेल्स बना रहा है। डॉटर सेल्स हम क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली जो होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब जनरली जो है फीमेल्स ही बर्थ देती है बेबीज को, दैट इज वाई हम उनको डॉटर सेल कहते हैं। अदरवाइज हम सन सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है हम पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। चलो अगर हम बात कर ले अमीबा की, तो अमीबा इज अ पेरेंट अमीबा। ठीक है, ये वाला जो अमीबा है ये पेरेंट अमीबा है। अब ये अमीबा क्या कर रहा है, देखो अमीबा के अंदर होगा क्या, इसको रिप्रोडक्शन करना है, इसको अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना देगा। फाइन, ठीक है। अब कैसे बनाएगा, तो देखो सबसे पहले जो है इसके अंदर क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। इसका जो न्यूक्लियस है, जब ये अमीबा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, इसके दिमाग में फिट हो गया कि हाँ ठीक है अब मुझे क्या करना है, अपने आप को डिवाइड करना है, मुझे डॉटर सेल्स चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है वो एलोंगेट होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होके क्या कर रहा है, स्ट्रेच होके टू पार्ट्स में डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है। हुआ नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा है। अब इस कोशिश के अंदर क्या होगा, बीच में से बेचारा कट हो जाएगा और ये दो न्यूक्लियस बना देगा। जब इसने दो न्यूक्लियस फॉर्म कर दिए हैं तो उसके बाद में जो सेंटर का ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, पहले कौन डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और उसके बाद कौन होगा, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। देन ये सेल यहाँ से कट हो जाएगा और ये दो डॉटर सेल्स बन चुकी है। फाइन, तो इसके अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। फिजन के अंदर भी कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पेरेंट है, उसने क्या किया, अपने आप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो टू पार्ट में डिवीजन हुआ है ये क्या है, बाइनरी फिजन है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम थोड़ा सा बहुत जल्दी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें समराइज फॉर्म चाहिए। हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो हमें समराइज फॉर्म चाहिए, हम ऐसे पूरा चैप्टर लेके नहीं बैठ सकते। चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है अगेन, देखो बाइनरी फिजन और किसमें होता है, तो बाइनरी फिजन और हो सकता है यूग्लिना के अंदर। ये कौन है, ये यूग्लिना, इन भाई साहब से मिल लीजिए, ये कौन है, यूग्लिना। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, ये तो क्या है ना थोड़ा अपना मनमौजी है, क्यों है, इसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन इसका तो शेप फिक्स है। अब क्या होगा, शेप फिक्स है तो भी यही होगा प्रोसेस, क्या होगा, ये जो इसका फ्लैजिला है, ये सबसे पहले फ्लैजिला इसका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो फ्लैजिला है, ये जो ये नजर आ रहा है ना एंटीना टाइप का, ये फ्लैजिला है इसका। अब ये फ्लैजिला क्या करता है, इसको मोशन करने में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब सबसे पहले कौन डिवाइड हुआ, देखो फ्लैजिला हो गया टू पार्ट में डिवाइड, देन ये सेंटर में से डिवाइड होगा। सेंटर में से डिवाइड होने से पहले कौन डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। डोंट फॉरगेट कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में कौन आ गया, न्यूक्लियस आ गया है। ठीक है, इसके बाद ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड होते ही फ्लैजिला डिवाइड हो गया, फ्लैजिला के बाद में ये पूरा खुद भी डिवाइड हो जाएगा और ये दो डॉटर सेल्स बना लेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा बाइनरी फिजन, जहां पर एक पेरेंट क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल फिजन। अब ये जो मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो ये बहुत सारे पार्ट्स में कौन डिवाइड होता है, तो ये हमने प्लाज्मोडियम का लिया है एग्जाम्पल। ये प्लाज्मोडियम जो है, ये प्लाज्मोडियम जो है ये क्या करता है, ये मल्टीपल फिजन करता है। कहाँ करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर करेगा। जब प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाएगा, कौन आता है, मॉस्किटो आता है छोड़ने के लिए। कौन है ये प्लाज्मोडियम, याद होगा आपको, मलेरिया कॉज करता है ये। तो ये प्लाज्मोडियम को जब मॉस्किटो आता है छोड़ने के लिए, ह्यूमन बॉडी में चला गया। ह्यूमन बॉडी में ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीवर सेल में जाएगा। लीवर सेल इसकी फेवरेट जगह है, बिकॉज वहां पर क्या होता है, खाना बहुत सारा मिलता है, पिज्जा बर्गर चाउमीन वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाता है, इसलिए कहाँ जाएगा, लीवर सेल में जाएगा। और इस लीवर सेल में जाने के बाद क्या होगा,
लीवर सेल के अंदर जाते ही ये सबसे पहले अपने चारों ओर क्या बनाएगा, अपनी कवरिंग बनाएगा। क्यों बनाएगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर एक WBCs है जो पूरे में घूमती रहती है, सोल्जर्स है, घूमती रहती है। तो अगर वो इनको देख लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इनके ऊपर आके अटैक कर देंगे, अपना भाला लेके आएंगे और अटैक कर देंगे। तो ये अटैक से बचने के लिए क्या करते हैं, ये अपने ऊपर चारों ओर एक कवरिंग बनाते हैं और उस कवरिंग को क्या कहते हैं, हम उस कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट। कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लें, अच्छा नहीं लग रहा है ये रेड रेड। चलो, इस कवरिंग को हमने क्या नाम दिया, सिस्ट नाम दिया। देखो होगा क्या, ये हमारा है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के ऊपर इसने क्या किया, सिस्ट की कवरिंग बना ली। और इस सिस्ट के ऊपर, ये सिस्ट वाला ये किसमें है, ये अभी किसमें है, लीवर सेल के अंदर। तो ये हमारा एक लीवर सेल हो गया, ठीक है। ये कौन है, सिस्ट है, और ये अंदर इसके कौन है, प्लाज्मोडियम है। अब होगा क्या, होगा ये कि जो प्लाज्मोडियम है ये अपने आप को डिवाइड कर करके क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है तो ये जो सिस्ट है इसकी कवरिंग तो बन चुकी है एक बार, तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो बहुत सारे ये प्लाज्मोडियम हो गए इस सिस्ट के अंदर। तो अगर एक बात बताओ, अगर बलून के अंदर हवा भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे तो क्या होगा, बलून फट जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि जब ये प्लाज्मोडियम जो है ये कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रहे हैं और जब ये सिस्ट जो है पूरा उससे फुल हो चुका है, अब भी अगर ये डिवाइड होंगे तो सिस्ट क्या होगा, फट जाएगा। और जैसे ही सिस्ट फटेगा साथ साथ में क्या फटेगा, लीवर सेल भी फटेगा। अब उसके बाद जो ये प्लाज्मोडियम है ये सारे के सारे क्या होंगे, पूरी बॉडी के अंदर हमारे फैल जाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे ताकि बहुत सारे हो जाएंगे और WBCs इनको खत्म ना कर पाए। इसीलिए देखा होगा मलेरिया जिसको हो जाता है थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है बिकॉज ऑफ दिस। चले, ये था हमारा मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट हमारे आ जाओ फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन इज अगेन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये टाइप से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना। और फ्रेगमेंटेशन का नाम आते ही आपको याद करवाया था, किसका नाम याद करना है, स्पाइरोगायरा का नाम याद करना है। किसका नाम याद करना है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का नाम याद कर लेना, दिस इज स्पाइरोगायरा। अब ये जो स्पाइरोगायरा है ये क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड के लिए देखो सेंटर के अंदर ये क्या बन गया, ये एक सेप्टम बन चुका है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे इस तरह के पार्टीशन बनेंगे, उस पार्टीशन को क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो ये अगेन एक और पार्टीशन है, यहाँ भी एक और पार्टीशन है। तो ये क्या होगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा फ्रेगमेंट्स में। ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। अब ये फ्रेगमेंट जो है ये फिर से पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा बना लेंगे। क्यों बना लिया इन्होंने, क्योंकि इस एक फ्रेगमेंट के अंदर क्या है, अभी एक स्पेशलाइज्ड सेल है। तो वो स्पेशलाइज्ड सेल जो है उसको पता है कि हाँ मुझे अब क्या करना है, पूरा का पूरा ग्रो होना है। अब अगर हमारी बॉडी है, सपोज कि ह्यूमन बॉडी है, किसी ह्यूमन बॉडी के कोई पार्ट को अगर कट कर दिया जाए तो वो फिर से नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है कि उसको पता हो कि हाँ यहाँ से मुझे इस तरह से ग्रो करना है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस फ्रेगमेंट के अंदर क्या है, अभी स्पेशलाइज्ड सेल है जिनको पता है कि हाँ ठीक है हमें यहाँ इतना है, हम अभी हमें कंप्लीट ग्रो करना है, पूरा का पूरा एक नया स्पाइरोगायरा बना देना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में किसका नाम याद रखना था, प्लेनेरिया का नाम याद रखना था। प्लेनेरिया जिसकी आंखें नहीं होती लेकिन ये झूठ बोलता है हमेशा कि मेरे पास आंखें है। ये सबको जो आंखें दिखाता रहता है ना वो इसकी आंखें नहीं है, ये झूठ है। ये सिर्फ क्या है, आई स्पॉट्स है। इनके पास में क्या होते हैं, आई स्पॉट्स होते हैं। और ये आई स्पॉट वाला जो प्लेनेरिया है ये क्या करता है, ये रीजनरेशन करता है। और इस रीजनरेशन के प्रोसेस से अपने आप को पूरा का पूरा नया जनरेट कर देता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देता है। ये एक प्लेनेरिया जो है ये क्या, इसका जब इसको अगर हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दे, अब इसको यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, यानी कि 3 नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। ये था कितना, सिंगल। कितने बन गए अभी, 3 बन गए। क्यों बने, क्योंकि इसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, लेकिन इस पार्ट को पता है कि ऊपर वाला पोर्शन कितना है, इस पार्ट को पता है कि दोनों साइड का पोर्शन किस तरह से फॉर्म करना है, और ये जो ऊपर जो सिर है ना इसको भी पता है कि मुझे किस तरह से वापस से फॉर्म होना है। तो ये क्या होगा, रीजनरेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको याद रखना है अपनी छिपकली को। किसको याद रखना है, छिपकली को। आपने कई बार नोट किया होगा ना कि छिपकली जो है जब उसकी पूंछ कट जाती है तो क्या होता है, छिपकली की पूंछ अगर कट जाएगी एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा, फिर से आ जाएगी। देखो अभी भी देख देख के ना मतलब पता नहीं क्यों मुस्कुरा रही है कि हाँ पूंछ काट के तो देखो। नहीं काटेंगे बेटा, डोंट वरी, तुम्हारी पूंछ नहीं काटेंगे, ठीक है। चलो अगर इसकी पूंछ को भी काट दिया जाए ना तो क्या होगा, ओह माय गॉड, ठीक है ना, दूर रहो इनसे। सो यहाँ से अगर कट कर दिया जाए तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद में फिर से छिपकली की पूंछ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो, ये जो प्लेनेरिया है इसने भी यही किया है, इसके पार्ट्स को कट कर दिया गया है अगर, तब भी क्या होगा, ये पूरा का ये जो पोर्शन है ये पूरा एक नया पोर्शन बन जाएगा। ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा एक नया प्लेनेरिया
बना देगा। फाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन, रीजनरेट करना, फिर से नया बनाना। नेक्स्ट आ जाओ बडिंग पे। बडिंग क्या है हमारे, बडिंग का मतलब होता है एक बड बनना, एक बड बनना। बेसिकली जो यीस्ट होता है हमारा, यीस्ट के अंदर बनता है। यीस्ट का नाम तो सुना ही होगा। अब तो आप या बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा यार, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, कैसे भूल सकते हो। हमारे इडली खमन से याद, टीचर से पता नहीं कितनी बार इडली खमन से याद करवाया होगा कि यीस्ट नाम की चीज होती है जो हमारे इडली और खमन को, केक को बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी बना देती है, राइट। तो ईस्ट के अंदर भी क्या होता है, बडिंग होती है। और ये बडिंग का मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक छोटा सा बड बन जाएगा, फिर वो ग्रो होगा, फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट ईस्ट से डिटैच होकर नीचे गिर जाएगा, फिर वो अपने आप आराम से मैच्योर होता रहेगा, लाइक दिस। ये क्या है, हाइड्रा। ये क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी क्या हो रहा है, बडिंग हो रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, बडिंग हो रही है। अब बडिंग का मतलब क्या हुआ, ये जो एक हाइड्रा है, इसका कोई भी एक पोर्शन, वहां से क्या होगा, एक नया बड बना, छोटा सा एक बड बना, ठीक है। कभी देखा अपने हाथ में या पीछे कहीं पे कि कुछ नया कुछ निकल के आ रहा है, नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, ह्यूमन बॉडी में नहीं होती ये चीजें। सो यहाँ पर देखो क्या, एक छोटा सा ये एक बड बना, ठीक है। अब ये बड क्या होगा, धीरे 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 ग्रो होके देखो एक नया हाइड्रा बना दिया इसने, थोड़ा सा और ये बड़ा होगा। अब ये बड़ा होगा तो लास्ट के अंदर क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरिंग, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये बॉडी में से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होके एक नया हाइड्रा बना लेगा, फिर ये अपने हिसाब से ग्रो करेगा। फिर जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो ये भी क्या करेगा, इस तरह से देखो बर्ड्स बनाएगा, बर्ड बना के फिर रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। ये प्लांट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब कितना फेमस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये हम बेसिकली हमारे घर के अंदर कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं, याद करो कहाँ देखते हो। अरे किचन में जाया करो बच्चों, थोड़ा बहुत किचन में जाके ना मम्मी को हेल्प कर दिया करो, वो भी खुश हो जाएंगे, तो और आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी। क्या देखना है आपको, हमें ये देखना है आलू। सबके घर में होता है, रोज दिखता है हर एक चीज के अंदर। मुझे लगता है आलू नहीं हो तो मतलब मजा ही नहीं आना, टेस्ट ही नहीं आता है। आजकल तो मैगी वैगी में भी हम आलू डाल देते हैं। सो आलू के अंदर आपने देखा होगा एक छोटा सा ना येलो कलर का एक पोर्शन निकल के आता है, और इस डॉट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली वो जो आलू का जो वो खड्डा होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं आलू की, पोटैटो की आई होती है वो। और उसके ऊपर जो येलो कलर का जो निकल के आता है ना, वो क्या है, वो क्या क्यों हो रहा है, वो हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर हम आलू को उस पोर्शन से कट करके जमीन में गाड़ देते तो क्या होगा, एक नया आलू बन के आ जाएगा। तो जो नया आलू बन के आएगा, ये क्यों बन के आया, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा था। फाइन। आपने देखा होगा कि जो रोज प्लांट होता है, उस रोज प्लांट में अगर हम उसके स्टेम को कट करके, स्टेम को सिर्फ इतना सा स्टेम जो उसको कट करके हमारे गार्डन के किसी और एरिया में अगर लगा दे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। मतलब हमें सीड्स की जरूरत नहीं पड़ी, फ्लावर को खराब करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। एक रोज प्लांट था हमारे पास में, उसकी स्टेम को कट करके हमने हमारे गार्डन के किसी और एरिया के अंदर लगा दिया, तब भी क्या हुआ, नया प्लांट ग्रो हो गया। फिर उसकी स्टेम को और ले लो, उनकी स्टेम्स को ले लो, सब जगह पे क्या करो, हमारे गार्डन में रोज प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और एक और प्रोसेस होता है, लेयरिंग का प्रोसेस भी होता है बेसिकली ये। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं पहले। ये क्या है, ब्रायोफाइलम है। ठीक है, ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम की लीफ है। अब ब्रायोफाइलम की लीफ में होता क्या है, बेसिकली जो यहाँ मार्जिन होते हैं, जैसे लीफ के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो मार्जिन होते हैं ना, इन मार्जिन के ऊपर क्या होगा, एक छोटी सी स्टेम बन जाएगी और वहां पे लीव्स जो है नई नई निकल के आ जाएगी। किसमें, ब्रायोफाइलम में। अब इसके नीचे छोटी सी रूट्स भी होती है, यहाँ नीचे की साइड में अगर देखोगे ना तो छोटी सी रूट्स भी होती है। बेसिकली जो ब्रायोफाइलम होता है उसकी लीफ जमीन के ऊपर टच ही रहती है, तो ये जो रूट्स है ये वहां पर अटैच हो जाती है जमीन के अंदर, और वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। अब बाय चांस अगर ये लीफ जो है थोड़ी सी, अगर ये हमारी फ्लोर है, ये हमारा सरफेस है, लीफ जो है यहाँ टच नहीं होकर थोड़ी सी ऊपर है, तो क्या होगा, वो जो इसकी स्टेम है, इसकी स्टेम की जो रूट्स है ये नीचे, ये वाली, ये रूट्स जो है ये जमीन तक पहुंच नहीं पाएगी। तो होगा क्या, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये जमीन के अंदर ऐसे ही निकल के गिर जाएगा, यहाँ से निकल के और नीचे जमीन पे गिर जाएगा। तो फिर ये रूट जो है वहां पे ग्रो करेंगी और एक नया प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, एक नया प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो हो गया। एक और चीज देखी होगी आपने कि जो अदरक होती है हमारी, जिंजर जो होती है, जिंजर के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हम उस छोटे से पोर्शन को जमीन के अंदर गाड़ दे तो वो जो है धीरे 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 एक बड़ी अदरक में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों हुआ, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से हुआ। लेयरिंग नाम के प्रोसेस में क्या होता है, अब सपोज ये हमारे पास में क्या है, एक छोटा सा प्लांट ले लेते हैं, ये हमारे पास में क्या है, एक प्लांट है, ये इसकी स्टेम हुई, ये और एक स्टेम है, ये एक और स्टेम है। अब हुआ कि हमने क्या किया, इस वाले स्टेम को हमने खींचा और खींच के हमने क्या किया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। इस वाले स्टेम को खींच के हमने क्या किया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। भाई ये हमारा फ्लोर है, ये हमारी सरफेस हो गई, ठीक है, यहाँ हमने जमीन के अंदर इसको गाड़ दिया। तो धीरे 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 क्या होगा,
एक टाइम के बाद यहाँ पे रूट्स बनने लग जाएंगी और ये अपने आप ही नया एक ग्रो होने लग जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको कट कर दो तो ये प्लांट ऑलरेडी हमारे पास था और ये एक और प्लांट बन गया। तो ये कौन सा प्रोसेस है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस है, जहां पर हमें सीड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। यानी कि एक ही पेरेंट है, उसी से अपने आप काम हो गया हमारा, ना मेल ना फीमेल, ना सीड की जरूरत पड़ी, ना कुछ और हुआ। तो इनके अंदर डायरेक्टली क्या हो गया, नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। चलो, तो ये तो होते हैं हमारे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एक और आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हमने याद किया था हमारी ब्रेड से। जो ब्रेड मोल्ड होती है, वो ब्रेड मोल्ड क्या होती है, यानी जो ब्रेड के ऊपर जो फफूंद आ जाती है वो क्या है, वो स्पोर्स ही तो है, वो फंजाई ही तो होता है। बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है, तो ये जो राइजोम्स होते हैं, अब ये राइजोइड्स जो होता है, राइजोम नहीं, राइजोइड्स जो होता है, राइजोइड्स के ऊपर देखो क्या होगा, ये एक नया क्या बनेगा, स्पोरेंजियोफोर बनेगा। ये जो हमारी डंडी से दिख रही है ना कि स्टैम जैसा कुछ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट आउट होगा। तो ये स्पोरेंजियम जब फटेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, स्पोर्स निकलेंगे। ये स्पोर्स आसपास में जाके कहीं फैल जाते हैं और वहां पर क्या होता है, एक नया स्पोरेंजियोफोर बना लेते हैं, उसके ऊपर फिर एक स्पोरेंजियम बनता है, फिर वो बर्स्ट होता है, इस तरह से ये फैलता रहता है। फाइन। और ये कब होता है, ये थोड़ा सा मॉइस्ट वाला जो नेचर होता है, मॉइस्ट वाला जब एयर एनवायरनमेंट हो जाएगा उस टाइम पर ये होगा। यानी अगर नमी वाला जो होता है ना, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में ना ये चीजें बहुत जल्दी खराब होती है, वो इसी वजह से होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो यहाँ हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म होता है एंड आई होप कि आपको वो पूरा रिवाइज हो गया होगा। नाउ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द थिंग इज कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़े इसको, नहीं पढ़ो क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क तो पड़ेगा, जो हम स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे हैं ना कि वेरिएशन जरूरी है, और वो वेरिएशन असेक्सुअल मोड में नहीं आता है, बिकॉज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, मैं भी आपको फिर से बता देती हूँ। वहां पर कौन होता है, सिंगल पेरेंट होता है। वहां जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो बेबी ऑर्गेनिज्म होगा, वो हमेशा अपने पेरेंट की कॉपी होगा। उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, बिल्कुल ना के बराबर चेंजेस होंगे। तो हमें क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। क्यों चाहिए वेरिएशन, ताकि नई नई स्पीशीज का बॉर्न हो सके। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा होता है, बिकॉज अभी बताया था जो बर्फ का गोला है, दो चीजें मिक्स करोगे तो हमेशा नई चीज बन के आएगी। तो वो नई चीज ही तो हमको चाहिए, वो नया वेरिएशन ही तो चाहिए। यही सारे वेरिएशन अकमलेट होके क्या होता है, एक नई प्रोजिनी बनती है। जो नई प्रोजिनीज आती रहती है सर्टेन रिप्रोडक्शंस के बाद में जब आएगी, जो सर्टेन जनरेशन होगी, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वास्ट चेंज होता है। हमारे में और आदिवासी में कंपेयर कर लो, हमारे में और चिंपैंजी में कंपेयर करके देख लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों है, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तभी तो वहां पे वेरिएशन होगा। तो जो नई प्रोजिनी आएगी उसके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। देखो क्या होता है, मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का एग होता है, दोनों को जब ज्वाइन किया जाता है तो क्या बन जाता है, दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन। दोनों का जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा। अब इस प्रोसेस के अंदर देखो, जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट से जो ये बेबी है ये बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं। और ये इतना सारा डिफरेंस क्यों आता है, बिकॉज कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो मदर से आएंगे हमारे पास में, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो फादर से आएंगे उस बेबी के अंदर। हमारे अंदर नहीं, बेबी के अंदर देख लेते हैं कि इस बेबी के अंदर क्या होगा। कुछ कैरेक्टर देखो कहाँ से आए, मदर से आए, कुछ कैरेक्टर फादर से आए, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आए, दोनों को जब मिलाया गया तो क्या बना, एक नया बेबी बना। क्या जो ये मिक्सचर है, जो ये दोनों डीएनए का मिक्सचर है, क्या ये बिल्कुल इनके सिमिलर होगा, नहीं होगा। कुछ कैरेक्टर्स मैच कर सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होगी वो डिफरेंट होंगी। कई बार सुना होगा ना आपने कि यार ना इसका तो बिहेवियर बिल्कुल, इसको देखे ना तो इसके पापा की झलक आती है। झलक क्यों आती है, ठीक है, फेस कट मैच कर रहा होगा, आंखें मैच कर रही होगी, लेकिन अगर सिर्फ झलक ही आती है, ऐसे देख लो तो पता है ना कि हाँ भाई ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर फ्रूट्स भी आते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। देखो फ्लावर के अंदर सबसे पहले हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे। तो उस पार्ट के अंदर हमें पता है कि जो सबसे नीचे वाला ये जो होता है, ये क्या होता है, ये तो
अच्छा ये तो हमारे काम का नहीं है, इसके बाहर आ जाओ। इसके बाहर ये जो है हमारा, ये क्या है, ये जो है ये वो पोर्शन है जो जब ये फ्लावर पूरा कली में था, एक बर्ड बना हुआ था, उस टाइम पे इसको कवरिंग दे रहा था। कवरिंग कौन दे रहा है, सेपल दे रहा है, ठीक है। सेपल के बाद हम आते हैं हमारे फ्लावर पीटल्स, का नाम तो सुना ही होगा। फ्लावर की पंखुड़ियां जो कलरफुल होती है, बहुत ही फ्रेग्रेंस वाली होती है। तो ये जो आपको पंखुड़ियां नजर आ रही है, ये क्या है, पीटल्स है। इसके अंदर और आ जाओ, देखो इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये जो साइड्स के अंदर बहुत सारे खड़े हैं गार्ड। ये गार्ड कौन है, ये मेल पार्ट है। ये गार्ड कौन है, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो ये जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये सारे इनके अंदर देखो क्या होता है, इनको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन है, क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, जो ये नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नीचे का ये जो आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको, फिलामेंट कहते हैं। और जो ऊपर जो ये मुट्ठी आपको नजर आ रही है, जो बंद वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एंथर। और इस एंथर ने अपनी मुट्ठी में क्या दबा के रखा होता है, तो एंथर ने अपनी मुट्ठी में दबा के रखा होता है पोलिन ग्रेन्स को। उसके अंदर क्या होगा, पोलिन ग्रेन्स होते हैं। फाइन, चलो नाउ अभी जो सेंटर में जो इसकी सुपीरियर वाला ये जो पार्ट है, ये जो पूरा, ये क्या है, होम मिनिस्टर है। ये कौन है, ये होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन होता है, हमारे घर का मम्मी तो होती है। तो ये होम मिनिस्टर क्या है, ये है फीमेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर, इसको हम कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसको पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिस्टिल भी कहा जाता है इसको। इस नाम को याद रखना है, पिस्टिल कहा जाता है। इसके अंदर जो ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जो ये ऊपर वाला कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। देन ये जो पोर्शन आएगा, इसको हम कहेंगे स्टाइल। और ये जो सेंटर में ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन को कहा जाता है ओवरी। इस सर्कुलर पोर्शन को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जो क्या है, फीमेल जर्म सेल्स। यहाँ जो पोलिन ग्रेन थे वो मेल जर्म सेल्स थे, यहाँ जो ओव्यूल्स है वो क्या है, फीमेल जर्म सेल्स है। अब पोलिन ग्रेन और ओव्यूल जब मिलेंगे तभी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि जो ये पोलिन ग्रेन्स है, जो एंथर है, एंथर के अंदर जो पोलिन ग्रेन्स है, ये हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या पानी के थ्रू क्या होगा, उड़ के कहीं और जाएंगे। कहीं और जाते जाते इनको क्या मिल जाएगा, ये कुशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाएंगे तो कुशन मिल जाएगा, और इस कुशन के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद में क्या होगा, इस ओव्यूल से मिलेंगे। वैसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिन ग्रेन का, पोलिन ग्रेन जो है उस पोलिन ग्रेन का कहां पर आना, स्टिग्मा पर आना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। पोलिन ग्रेन्स का अपने एंथर में से निकल के कहाँ आ जाना, स्टिग्मा पे आ जाना। ये जो पॉलिनेशन होता है, ये 2 टाइप्स का होता है पॉलिनेशन। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, एक को सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और जो सेकंड होता है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब होता है अपने ही फ्लावर के अंदर चले जाना, लाइक जिस फ्लावर का स्टिग्मा है उसी फ्लावर का क्या है, पोलिन ग्रेन है। दोनों अगर सेम ही फ्लावर के हैं तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई दूसरा प्लांट है उसके कोई फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सपोज ये एक प्लांट है, यहाँ पर एक दूसरा प्लांट और है, यहाँ से क्या हुआ, पोलिन ग्रेन जो था वो यहाँ से उड़ के यहाँ दूसरे प्लांट के कोई फ्लावर पे आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। फाइन। जब एंथर जो है यहाँ से निकल के स्टिग्मा पर आ जाता है तब होता है असली काम शुरू। यहाँ स्टिग्मा पे आएगा तो क्या होगा, स्टिग्मा पे आने के बाद में इसके अंदर क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। डायरेक्टली ये पोलिन ग्रेन जो है अंदर नहीं जाएगा, इसमें से कौन जाएगा, ओनली जर्म सेल्स जाएंगे। तो ये जो पोलन ट्यूब, जो पोलिन ग्रेन है, यहाँ से क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। इस पोलन ट्यूब के थ्रू देखो क्या आया, मेल जर्म सेल्स जो है वो इसके थ्रू नीचे आएंगे और कहाँ चले जाएंगे, इस माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। ये जो एंड है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, इस सेंटर वाले इस पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। इस सेंटर वाले इस पोर्शन को कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। इस पोर्शन को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। और इस एंड को क्या कहेंगे, जहां से ये एंटर हो रहा है, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये गया, तो यहाँ पर सेंटर के अंदर क्या होता है, फीमेल जर्म सेल होता है, ओव्यूल जिसको हमने कहा था, फीमेल जर्म सेल या एग होता है। उससे क्या होता है, ये ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइन होके क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। जब मेल जर्म सेल्स का फीमेल जर्म सेल्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और उस एम्ब्रियो के बाद में जब ये मैच्योर होगा तो क्या होगा, ये जो ओवरी है, ये पूरी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी।
ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में कन्वर्ट होगी, एंड यहाँ पर जो ओव्यूल है ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में। फाइन। एंड इस प्रोसेस को अगर हमें पूरा कंप्लीटली समझना है कि भाई नहीं हमको शॉर्ट में नहीं, हमको तो पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो बेटा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो। स्कोरशाला के चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप पढ़े। जिसने पूरा पढ़ लिया है तो उसको तो सिर्फ रिविजन करना है, तो उसको पता है ये चीजें क्या है। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं हमको तो पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज यहाँ पर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास में 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। भाई मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, सिमिलर नहीं होता। भाई डाइजेशन वाला था, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिमिलर है, हार्ट क्या है सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर होता है, लेकिन मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है यहाँ रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आई होप कि आपको पार्ट्स के नाम याद होंगे, आई होप आपको याद है। चलो इसके अंदर देखो पार्ट्स आपने देख लिए हैं, पेनिस है, यूरेथ्रा है, वासा डिफरेंशिया, यूरिनरी ब्लैडर है, सेमिनल वेसिकल है, रेक्टम है, एनस है, प्रोस्टेट है ना, एपिडाइमिस है एंड टेस्टिस है। फाइन। अब देखो ये जो बेसिक एक मैं बता देती हूँ इसका प्रोसेस, ताकि आपको पूरा एक बार रिवाइज हो जाए। सी ये जो टेस्टिस होते हैं, इन टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ये टेस्टिस जो है ये फैक्ट्री है, ये प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस किसका है, स्पर्म का प्रोडक्शन हाउस है, डोंट फॉरगेट। टेस्टिस क्या होते हैं, ओके ज्यादा हो जाएगा फिर यहाँ पे हम बाकी कैसे एक्सप्लेन करेंगे ना। यहाँ लिख दूं मैं कि टेस्टिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ स्पर्म, एंड साथ ही किसका प्रोडक्शन करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन का भी प्रोडक्शन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। आई होप कि आपको प्यूबर्टी के बारे में पता है, और जब भी प्यूबर्टी की एज शुरू हो जाती है उस टाइम पर मेल और फीमेल दोनों के ही अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रेट होने लगते हैं, तभी तो हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगती है। देखो एट द एज ऑफ 11 और 12 और 13 एवरी ह्यूमन बॉडी जो है वो मैच्योर होने लगती है फॉर सेक्स। ठीक है, सेक्सुअली मैच्योर होने लगती है। तो जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो रही है उस एज को हम क्या कहते हैं, द एज ऑफ प्यूबर्टी। उस एज में क्या होता है, कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। गर्ल्स में होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ये कहाँ से सेक्रेट होगा, टेस्टिस में से होगा। टेस्टिस क्या है, प्रोडक्शन हाउस ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो उस प्यूबर्टी की एज के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। गर्ल्स की बॉडी पूरी ही चेंज हो जाती है, बॉयज की बॉडी जो पूरी चेंज होने लगती है, आवाज भारी होने लगती है, डैडी मूछें आने लगती है, प्यूबिक हेयर्स आने लग जाते हैं, और चेस्ट एरिया जो ब्रॉड होने लगता है। गर्ल्स में भी सेम चीज होती है, आवाज जो बिल्कुल पतली होने लगती है। उसके अलावा प्यूबिक हेयर्स आते हैं, जो ब्रेस्ट है उसका साइज इंक्रीज होने लगता है, बॉडी का शेप चेंज होने लगता है धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, द एज ऑफ प्यूबर्टी में होती है। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारी बॉडी जो है सेक्सुअली मैच्योर होने लगती है। तो ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना ये भी मैच्योर होने लग रहा है। चलो नाउ यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म बनेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये एपिडाइमिस में जाएगा, और उसके बाद यहाँ से वासा डिफरेंशिया के थ्रू कहाँ जाएगा, वासा डिफरेंशिया के थ्रू जाएगा। बाहर जाना है वैसे उसको तो, लेकिन वासा डिफरेंशिया के थ्रू ये जा तो रहा है स्पर्म। अब जाते जाते क्या हो जाएगा, बीच के अंदर किससे मिलेगा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से मिलेगा और एक प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलेगा। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है ये क्या करेगी, एक फ्लूइड को सेक्रेट करेगी। इस फ्लूइड का नाम क्या है, इस फ्लूइड का नाम होता है सेमिनल फ्लूइड। और ये क्या करता है, ये स्पर्म के साथ में मिल जाता है। स्पर्म के साथ जब ये फ्लूइड मिलता है तो क्या होता है, ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये उसको बिल्कुल चलने में हेल्प करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ताकि स्पर्म जो है वो इजीली आगे मूव ऑन कर सके। भाई यहाँ से तो आ गया ठीक है, बट आगे उसको मूव करना है, भागना है, तो क्या करना पड़ेगा, इजीली उसको एक पता मीडियम चाहिए, उसको स्लिपरी मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम कहाँ से आएगा, वो इस फ्लूइड से आएगा। ठीक है, और ये फ्लूइड और जब स्पर्म जो है दोनों ज्वाइन होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही मिलके क्या बनाएंगे, सीमेन बनाएंगे। नाउ अब यहाँ से क्या होगा, जब ये आगे और जाएगा, दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ये ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, दोनों से एक फ्लूइड आया, फ्लूइड की वजह से इजीली आगे जा पा रहा है। तो ये स्पर्म यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे एकदम से इजैकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से क्या होगा, इजैकुलेट हो जाएगा, बॉडी में से रिमूव कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इजैकुलेशन, कहते हैं यहाँ से बाहर निकलने को प्रोसेस को कहते हैं इजैकुलेशन। एंड वन मोर थिंग, जो ये टेस्टिस होते हैं
ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है जिनको हम कहते हैं स्क्रॉटम। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, लिख देते हैं हम, इसको हम कहते हैं स्क्रॉटम। और ये बॉडी से बाहर क्यों रहते हैं भाई, ये प्रोसेस तो ठीक है, हमको समझ में आ गया, यहाँ से आया यहाँ से आया, ये हमको समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्रॉटम के अंदर जो ये टेस्टिस है, ये बाहर ऐसे क्यों लटके, तो ये बॉडी से बाहर ही रहता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। क्यों होता है, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है, इनका टेम्परेचर 2 और 3% जो है वो वेरी करता है। अगर इनको टेस्टोस्टेरॉन को और स्पर्म को बनाना है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर जो है, परसेंटेज नहीं डिग्री, 2-3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। दैट इज वाई ये बाहर रहते हैं। क्यों, ताकि ये पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करेगा और इजीली फिर ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बना पाएंगे। चलो आगे आ जाओ, आगे आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने देखा है, ये बहुत अच्छे से हम पढ़ भी चुके हैं। एक बेसिक चीज जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 ओवरीज है। ये जो ओवरीज है इनके अंदर क्या होता है, ओवरीज के अंदर जो है एग्स बनते हैं। एग्स बनते नहीं मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर एग प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये भूलना नहीं है, एग कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑलरेडी इसके अंदर मिलियंस ऑफ एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बेबी गर्ल के जो ओवरीज होती है उसके अंदर एग्स जो है, मिलियंस ऑफ एग्स ऑलरेडी वहां प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे ही एज आती है प्यूबर्टी की, तब एक एक एग जो है धीरे 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 मैच्योर होने लगता है। मैच्योर होगा फिर आगे आ जाएगा, फिर मैच्योर होगा फिर आ जाएगा, फिर मैच्योर होगा फिर बाहर आ जाएगा, फाइन। लेकिन जब ये मैच्योर होने लगता है तो क्या होता है, एवरी मंथ एक ओवरी से एक एग बाहर आता है। अगर सपोज हम बात करें जनवरी की, जनवरी में अगर यहाँ से आया है तो फेब में इस वाली ओवरी से आएगा, मतलब दोनों जो है ना वो लड़ती नहीं है, दोनों लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगी, अपने आराम से पहले से ही डिसाइड करा हुआ होता है कि एक बार तू एक बार मैं, ठीक है। 28 डेज के साइकिल में हमेशा एक एग जो है मैच्योर होता है, बाहर आता है। मैच्योर होके कहाँ जाएगा, बाहर आएगा, यानी ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। होता ये है कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जब यहाँ पर जब ये एग आ जाएगा और इस एग को अगर यहाँ से स्पर्म जो है मिल जाता है, अगर इस एग को स्पर्म मिल जाता है तो ये एग जो है ये किससे ज्वाइन हो जाएगा, ये एक स्पर्म से ज्वाइन हो जाएगा। स्पर्म से जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों फ्यूज होके क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। दोनों फ्यूज होके क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। अभी जो फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और ये जो जायगोट है ये यहाँ पर आकर इनकी वॉल के अंदर, यहाँ जो है एंडोमेट्रियम वॉल होती है, ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस की ये जो वॉल है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये यहाँ पर आकर चिपक जाएगा, एंडोमेट्रियम में आके क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा मतलब ये इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद में ये फिर आगे और ग्रो करेगा, और ग्रो करते करते क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ग्रो करते करते क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जब एम्ब्रियो धीरे 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 ग्रो करेगा और लास्ट के अंदर क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। और ये जो बेबी है, ये जो बेबी है ये यूट्रस के अंदर ही रहता है, ठीक है। जब बेबी जो है पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये जो सर्विक्स है, ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये सर्विक्स जो है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होता है, ओपन हो जाता है। जब बेबी मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद में उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, ये जो सर्विक्स है ये ओपन हो जाता है। और ओपन होते ही क्या होगा, बेबी जो है यहाँ से वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, फाइन। अब अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना अगर, तो क्या होगा, जो पूरे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रिपरेशन थी वो खराब हो जाएगी। अब प्रिपरेशन क्या थी, तो प्रिपरेशन ये थी कि ये जो यूट्रस की वॉल है एंडोमेट्रियम, ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। एवरी 28 डेज के साइकिल के बाद में क्या होता है, थोड़ी थिक हो जाती है। और उस थिकनेस की वजह से क्या हो रहा है, उसके थिक होने की वजह से जो जाइगोट है वो इजीली उसके अंदर इम्प्लांट हो पाता है। और वहां पर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ताकि जो बेबी है वो इजीली उसके अंदर, जो जाइगोट होता है बहुत डेलिकेट सा होता है, तो वो बहुत इजीली इसके अंदर इम्प्लांट हो जाए। बट अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पर जब ये एग था तो उससे स्पर्म आके मिला ही नहीं, तब क्या होगा, तो जब स्पर्म आके इसके अंदर ज्वाइन नहीं होगा तो ये होगा ये कि ये जो एग था जो यहाँ पर था, वो एग यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, डायरेक्ट एग आ गया। अब होगा ये कि जो ये वॉल ने इतनी तैयारी की थी, जो यूट्रस की वॉल ने जो इतनी तैयारी की थी, पूरी जो ब्लड फ्लो वहां बढ़ा दिया था, यूट्रस की वॉल को एकदम थिक करके सॉफ्ट बना दिया था, तो होगा ये कि तैयारी तो पूरी खराब हो गई।
क्योंकि आया ही नहीं स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो होगा ये कि ये जो वॉल है ये अपने आप को शेड करना शुरू कर देगी। यूट्रस की जो वॉल है वो ब्लड की फॉर्म में शेड होना शुरू हो जाएगी और बॉडी में से वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी, और इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। जो एग था वो भी इसी के साथ में बाहर आ जाएगा, फाइन। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। जो बाहर आया है वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, फाइन। अगर एग के साथ में स्पर्म ज्वाइन हो गया तब तो क्या बन जाएगा, एग के साथ में स्पर्म के ज्वाइन होते ही फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या बनेगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, देन बेबी बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एग है ये डायरेक्टली इसमें आ जाएगा, और ये जो यूट्रस की वॉल है वो शेड होना शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। एवरी 28 डेज का साइकिल होता है, ये मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहा जाता है, फाइन। चलो, और हाँ, ये जो हमारी थिंकिंग होती है ना, जो हमारे मिथ्स होते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे गर्ल्स को किचन में नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसको टच नहीं कर सकते, इम्प्योर है ये, तो वो इम्प्योर नहीं होती है। बॉडी का जस्ट वो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है ना वो बाहर आता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता है। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब कई बार देखा होगा ना कि जो लोग होते हैं वो एक साथ में कितने कितने बेबीज को बर्थ दे देते हैं। अब इतने सारे बेबीज को जब वो बर्थ दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, मतलब कोई भी पर्सन की। अब ये भी सुना होगा कि अगर एक पर्टिकुलर एज से पहले, 18 की एज से पहले ही क्या हो गया, अगर किसी ने बेबी को बर्थ दिया है तो क्या होगा, उसकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। या तो माँ की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा या बेबी की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, बिकॉज उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो बिल्कुल मेच्योर नहीं हुआ था। जब वो अच्छे से मेच्योर हो जाएगा, जब वो अच्छे से पूरा हेल्दी हो जाएगा, अच्छे से कहते हैं ना पूरा सिस्टम सही हो जाएगा हमारी बॉडी का, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन करना होता है, उससे पहले नहीं करना होता है। इसीलिए फैमिली प्लानिंग नाम की एक चीज चली है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी बोलती है कि बच्चे दो ही अच्छे। क्यों बोलती है, हम दो हमारे दो। गवर्नमेंट भी क्या बोलती है, हम दो हमारे दो। क्यों बोलती है गवर्नमेंट ऐसा, बिकॉज जो लड़की है उसकी हेल्थ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो बोलती है। तो एक्चुअली हमें यही करना होता है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो पहले ही कर लेनी चाहिए। अब फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें हेल्प करती है, तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो कि बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती है। उसके अलावा कॉन्डम्स हमें पता ही है, एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो एग से मिल नहीं पाता है। इसके अलावा हार्मोनल मेथड्स कुछ होते हैं जो हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर रखा है। यस, आपको जो दो इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है, दैट आर वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। देखो बैरियर मेथड्स में हमारा कॉन्डम आ जाएगा, केमिकल मेथड्स अगर हम देखेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ जाएंगी, हार्मोनल मेथड हमें पता ही है। एक और दो चीजें सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड के अंदर ये दो चीजें आती है, ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है कि जो फीमेल होती है जब उसकी फेलोपियन ट्यूब को, जो फेलोपियन ट्यूब थी दोनों साइड में, जो फेलोपियन ट्यूब थी सी शेप की, उनको कट करके बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। एक नसबंदी टाइप का कुछ सुना होगा आपने, तो क्या होता है उसको वहां से कट करते हैं, कट करके क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि उससे क्या होगा, एग जो है वो स्पर्म से मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, ट्यूबेक्टोमी। जब मेल के अंदर वासा डिफरेंशिया को कट करके क्लोज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वासेक्टोमी कहते हैं। तो वासेक्टोमी किसमें होती है, मेल में होती है, और ट्यूबेक्टोमी किसमें होगी, फीमेल के अंदर होगी। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, एसटीडी। एसटीडी मतलब ये हमारा एसटीडी बूथ नहीं है जहां से हम कॉल करते हैं, बिल्कुल नहीं है वो। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। एंड इसके अंदर सबसे जो बड़ी चीज जो हमने सुनी है, जो हमारी कॉमन चीज जो हमने सुनी है, वो है एड्स। एड्स के बारे में बहुत बार सुना है हमने। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है ये, तो ये होता है HIV की वजह से, HIV वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये जो है ये किससे फैलता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कि एड्स है, अगर उस पर्सन ने कहते हैं मल्टी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए हैं तो क्या होगा, उनको जो दूसरे पर्सन है उनको भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक तो सबसे पहली चीज तो ये कि दूसरों की सिरिंज का यूज नहीं करना होता है। ब्लड जब ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी की बॉडी में, अगर ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो उस ब्लड को पहले से ही चेक कर लेना चाहिए कि उनको एड्स तो नहीं था उस पर्सन को। और नेक्स्ट थिंग कि जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के टाइम पर ध्यान रखना होता है कि हमारे पार्टनर को अगर एड्स है तो उससे दूर ही रहे, उनसे फिर सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करना होता है। मल्टी पार्टनर्स अगर है हमारे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए वो अगर है तो एसटीडीज के फैलने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इन सबसे दूर रहने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा बचाव जरूरी है। चलो हेलो
एवरीवन, तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस की सीरीज को इतना ज्यादा घुमा फिरा के देखने की जरूरत नहीं, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्वेश्चन भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये बुक भी लानी है, वो बुक भी लानी है। अब कोई बुक नहीं लेके आनी है, आपको जैसे एक सिंगल वीडियो के अंदर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उससे आपका चैप्टर भी बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस के क्वेश्चंस। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये नहीं करना है कि नहीं हम तो सिर्फ यही लर्न करेंगे। नो, पहले आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे, अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद में कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे, कौन से पॉइंट्स जो हमें लर्न नहीं हो रहे हैं। आई होप कि आपको याद होगा ये रेड और ब्लू वाला जो कॉन्सेप्ट था कि रेड कलर से किसको मार्क करना था जो हमें नहीं याद है, और ब्लू और येलो से किसको मार्क करना था जो हमको याद है। फाइन। तो जो रेड कलर वाले मार्कर्स, जो मार्कर्स आपने इतने कर रखे हैं ना, पूरा रेड कलर वाला जो मार्कर आपने खत्म करके रखा है, तो उस रेड कलर के मार्कर को वापस से फिल कर देते हैं, यानी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से लर्न हो जाए। और जहां आपने रेड कलर के मार्क कर रखे हैं ना कि ये हमको याद नहीं हो रहे हैं, वहां भी अब ब्लू कलर का आ जाए कि हाँ ये हमको बहुत अच्छे से लर्न है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पर जो डीएनए कॉपी होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। वी नो वेरी वेल कि वो एक्यूरेसी से नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर होता है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अब डीएनए है, ये तो हमको पता है क्या होता है। डीएनए याद होगा आपको कि कहाँ है। देखो, एक होता है हमारे पास में क्या, सेल। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। इस सेल को अगर हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हमें बीच में कौन मिला? न्यूक्लियस मिला। जब इस न्यूक्लियस को हमने जूम किया, इसको उठा के जूम कर दो, जूम करेंगे तो क्या मिलेगा? जूम करेंगे तो इसके अंदर मिलेगा एक क्रोमेटिन नेटवर्क, इतना थ्रेड लाइक क्रोमेटिन नेटवर्क। फिर हमें याद है कि जब ये डिवाइड होना होगा, जब इस सेल जो है मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर के बाद जब सेल को लगेगा कि हाँ अब हम डिवाइड हो सकते हैं, उस सर्टेन टाइम पे क्या होगा? ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, जब आप इसको जूम करेंगे तो क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब डीएनए कॉपी होता है तो वो डीएनए कॉपीइंग के टाइम डीएनए कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखो, जब भी आप किसी चीज की फोटोकॉपी करवाते हो, सपोज अगर हमारे पास एक पेज है और उस पेज की आपने क्या करवाई? फोटोकॉपी। क्यों? किसी को देना था। जो फोटोकॉपी और जो ओरिजिनल कॉपी है, जब उन दोनों को देखेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो हमारी ओरिजिनल कॉपी है, ये फोटोकॉपी है। क्यों समझ में आया? बिकॉज उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं थी, एग्जैक्ट सिमिलर वो नहीं हो पाया, कोई ना कोई उसके अंदर डिफेक्ट जरूर था। तो वैसे ही जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो प्रोजिनी होती है, तो जो नई प्रोजिनी होती है, उस प्रोजिनी के अंदर हमेशा कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर होता है, वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी से नहीं हो सकता। और उसका क्या इफेक्ट होता है? तो जब ये एक्यूरेसी से नहीं होगा तो जब कोई ना कोई उसके अंदर एरर होगा, उस एरर को हमने क्या नाम दिया था? उस एरर को हमने नाम दिया था वेरिएशन। उस एरर को हमने क्या नाम दिया था? वेरिएशन नाम दिया था। और जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसके अंदर वेरिएशन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वेरिएशन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन असेक्सुअल की अगर बात करें तो माइनर वेरिएशन होता है, भले ही वो नजर नहीं आता लेकिन वेरिएशन जरूर होगा। एक्यूरेसी से काम नहीं हो सकता। जब एक्यूरेसी से नहीं हो रहा, 100% एक्यूरेसी से नहीं हो रहा है, तो अगर 10-20% चेंजेस हो रहा है तो वो चेंजेस एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में अक्यूमुलेट होके इतने बड़े चेंजेस बन जाएंगे, इतने बड़े वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाएंगे कि एक नई स्पीशीज ही बन जाएगी। नाउ देखो, जब हम बात करते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक जो डीएनए होता है वो किससे मिलता है? मदर से। एक डीएनए किससे मिलता है? फादर से। जब दोनों का डीएनए मिक्स होता है तो क्या बनता है? जब चीजें मिक्स होती है तो क्या बन जाती है? खिचड़ी बन जाती है। यानी मिक्स होकर क्या बनेगा? एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा। अब वो नए टाइप का प्रोटीन ना तो पूरा अपने मदर से मैच करेगा, ना पूरा अपने फादर से मैच करेगा, वो हमेशा एक नया टाइप का प्रोटीन रहेगा। एक नया है मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन जरूर है, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर नहीं हो, 100% सिमिलर कभी भी नहीं होगा। तो वो नई चीज बनी। अब वो जो नई चीज है, भले ही उसके अंदर वेरिएशन थोड़ा था, लेकिन जब हम बात करेंगे इस तरह से रिप्रोडक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और जब हम बात करेंगे 1000 2000 प्रोजिनी की बात की, तो सोचो उसके अंदर ये वेरिएशन अक्यूमुलेट होके कितने ज्यादा बड़े हो जाएंगे। इतने ज्यादा बड़े वेरिएशन होंगे कि जब वो वेरिएशन अपनी पुरानी वाली प्रोजिनी यानी अपने एंसेस्टर्स को देखने आएगा तो उसको लगेगा यार मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ,
ये तो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। तो वो जो अलग स्पीशीज बन गई, अलग नई स्पीशीज बनी, क्यों बनी? वेरिएशन की वजह से बनी। तो ये जो डीएनए कॉपी होते टाइम पे ये एक्यूरेसी नहीं आती है, ये इसी का इफेक्ट क्या होता है? नई स्पीशीज का बनना। इसी का इफेक्ट है क्या? इवोल्यूशन। इसी का इफेक्ट है कि इतने बड़े वेरिएशन होके हम पुरानी चीजों को बिल्कुल भूल जाते हैं, हम उससे बिल्कुल डिफर करने लगते हैं। वी नो वेरी वेल कि हम भी कहाँ से आए हैं, हम चिंपैंजी से आए हैं। अब चिंपैंजी जो होते हैं वो पहले के जमाने में वो किस तरह से दिखते थे, और आज अगर हम देखें कि चिंपैंजी से जो हमारा बॉन्ड हो चुका है, एक मॉडर्न मैन बन चुका है, तो सोचो अब अगर हमें कहा जाए कि यार तुम यहाँ से आए हो, तो हम इसे देख के बोलेंगे यार ना हाथ मैच कर रहे ना पैर मैच कर रहे, क्या है ये? इस तरह जानवर थोड़ी ना दिखते हैं हम तो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं, इतने ज्यादा स्टाइलिश हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, तो उनकी तरह तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स तो चाहे हम कुछ भी कहे है तो वही। एक्चुअली हुआ क्या, चिंपैंजी जो थे रात में सोए, सुबह उठे तो उनके लगा अरे वाह हम तो ह्यूमन बीइंग बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जब रिप्रोडक्शन हुआ तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो नई प्रोजीनीज आती गई, उन नई प्रोजीनीज के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर था। डीएनए कॉपी के टाइम पे एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से क्या हुआ? वेरिएशन हुआ। और उन वेरिएशंस का रिजल्ट कौन है? आज हम हैं। पहले उन वेरिएशंस का रिजल्ट कौन हुआ? धीरे 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 जब आदिवासी बने, जब अर्ली मैन बना, देन उनसे और ज्यादा मॉडिफिकेशंस होते गए और एट लास्ट कौन आ गया? एट लास्ट आ गए हम, मॉडर्न मैन आ गया हमारा, जो आज कंप्यूटर पे काम करता है, जो आज खेलता है, पढ़ता है, लिखता है और अच्छे से बोलता भी है। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो डीएनए कॉपी के टाइम पे एक्यूरेसी नहीं होने का इफेक्ट क्या है? इवोल्यूशन है, नई स्पीशीज का बॉन्ड है, नई चीजों का बॉन्ड है, वेरिएशंस हो जाते हैं। चलो, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is variations that confer an advantage to an individual organism only will survive in a population. Justify. What is the question? कि variations that confer an advantage to an individual, ऐसे variation जो किसी individual को कुछ advantage provide कर रहे हैं, क्या सिर्फ वही survive करेंगे population के अंदर? देखो वापस से क्वेश्चन सुन ले। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता गया? वेरिएशंस होते गए। लेकिन कुछ टाइप के जो वेरिएशन थे वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो जो उनको एडवांटेज मिल रहा था जिससे, वो ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव कर गए। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर जो वेरिएशन हुआ उससे इंडिविजुअल को कोई भी एडवांटेज नहीं मिला, उससे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी एडवांटेज नहीं मिला। भले ही वो उसकी बॉडी में वेरिएशन हो गया लेकिन उससे एडवांटेज नहीं मिला, तो वो सरवाइव नहीं कर पाया। इज इट? ऑब्वियसली यही होता है। एक्चुअली यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर कौन है? हमारे जिराफ है। अब जिराफ जो थे पहले से इतने लंबे नहीं हुआ करते थे, तो कैसे होते थे? देखो इस तरह से बिल्कुल छोटे होते थे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ? प्लांट की हाइट बढ़ती चली गई। जैसे जैसे प्लांट बॉडी की हाइट बढ़ी वैसे वैसे क्या हो गया कि इन्होंने क्या किया कि यार हमें खाना तो मिल नहीं रहा है, तो क्या हुआ? थोड़ी गर्दन और ऊपर की। ऐसा नहीं था कि यार आज आए तो इनको लगा कि यार ये खाना तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे, हम तो वहां पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहे, हमें खाना नहीं मिलेगा, तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, घर जाते हैं, जब हम आएंगे ना तो हमारी गर्दन को बिल्कुल लंबा करके आएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था कि जैसे जैसे पेड़ लंबे होते गए वैसे वैसे जिराफ ने भी क्या किया? अपनी गर्दन को बार बार स्ट्रेच करना शुरू किया, इस तरह से लेने के लिए शुरू किया कि हाँ हमको ये खाना है ना, तो उन्होंने क्या किया? अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। जब धीरे 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 क्या होता गया, कुछ जिराफ ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? इस एडेप्टेशन को अपना लिया और अपनी बॉडी के अंदर क्या हो गया? चेंजेस हो गए और उनकी जो गर्दन थी वो इतनी लंबी हो गई। तो जिन जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन जिन जिराफ की गर्दन लंबी नहीं हुई वो सरवाइव नहीं कर पाए। देखो कुछ ऐसे जिराफ थे, हम मान के चलते हमारे पास कितने थे? 100 जिराफ थे। 100 जिराफ में से ओनली 2 ऐसे जिराफ थे जिन्होंने क्या किया? अपनी गर्दन को लंबा कर दिया। इन्होंने अपनी गर्दन को क्या कर दिया? लॉन्ग कर दिया। मतलब एकदम स्ट्रेच करते गए ऑटोमेटिकली क्या हो गया? चेंजेस होते चले गए और उन चेंजेस का रिजल्ट क्या था कि उनकी जो गर्दन थी वो लंबी होती चली गई। बाकी जो ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? गर्दन जो है उनकी लंबी नहीं हो पाई, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। अब क्या हुआ? अब एक और चीज क्या हुई कि 10 ऐसे जिराफ थे जिनके एक तरह से कलर चेंज होने लग गया। कोई जीन में ऐसा चेंज आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ? कलर चेंज होने लग गया। अब कलर चेंज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चमकीले हो जाए, चाहे पिंक कलर के क्यों नहीं हो जाए, चाहे लाल हो जाए, चाहे पीले हो जाए, लेकिन खाना तो खाना होता है। जब तक खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा?
वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कलर चेंज होने से क्या इनको कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। भले ही इनका कलर चेंज हो गया लेकिन नेचर ने इनको सेलेक्ट नहीं किया, बिकॉज ये खाना तो खा ही नहीं पा रहे थे, तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। लेकिन वो जिराफ जिनकी गर्दन लंबी होती चली गई वो सर्वाइव कर गए, बिकॉज वो प्लांट तक पहुंच पा रहे थे और वो अपना खाना आराम से खा पा रहे थे। तो नेचर जो है वो खुद सेलेक्ट करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है। जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब उसके अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, डीएनए चेंज होने लगता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर जो वेरिएशन जो है उस इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। अगर वो चेंज उस इंडिविजुअल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिसएडवांटेज है, उसको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है उसको, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव नहीं करेगा। वन मोर एग्जांपल है हमारे पास में, दैट इज ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में हमने सुना था, पहले भी हमने बात की है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कौन थे? तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एक ऐसे पॉन्ड के अंदर रहते थे जहां पर क्या हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो जो बैक्टीरिया जिन्होंने अपने डीएनए के अंदर चेंजेस किए वहां पर सर्वाइव कर पाए, और जिनके डीएनए के अंदर चेंजेस नहीं हुए या ऐसे चेंजेस हुए जो कि अनवांटेड थे जिससे वो एडवांटेज नहीं ले पाए, तो वो उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जो बैक्टीरिया वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, उन्होंने अपने डीएनए के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव चेंज किया होगा उसके रिगार्डिंग, तभी तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी तो नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है। तो नेचर खुद सेलेक्ट करता है कि किसको सर्वाइव करवाना है, किसको नहीं करवाना है। जो ऑर्गेनिज्म नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है और उस इंडिविजुअल को उस वेरिएशन का बेनिफिट मिलता है, तब तो वो इंडिविजुअल जो है या वो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन जिन पॉपुलेशन को, जिन इंडिविजुअल के अंदर ऐसे वेरिएशंस हो जाते हैं जो वेरिएशन उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन नेचर के साथ में वो कॉप अप भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये आपको आंसर लिखना है, इस तरह से आंसर करना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट कि हमेशा जो आंसर होगा वो आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, लेकिन साथ ही साथ में डायग्राम्स को कभी भी नहीं भूलना है। बायोलॉजी है, जितना ज्यादा डायग्राम पे फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। चले, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ईच कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ईच कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली कोई एसटीडी बतानी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बतानी है, एंड वायरल इन्फेक्शन से होने वाली भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको बतानी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो आई होप कि अब तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, थरर हो गई होगी चीजें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है। दीज आर द एसटीडीज। हमने एसटीडी से याद किया था इसको, एसटीडीज। और ये एसटीडी हमारे वो एसटीडी बूथ वाली एसटीडी नहीं है, ये एसटीडी बूथ वाली एसटीडी नहीं है। ये कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो डिजीज ट्रांसफर हो जाती है उनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो नॉर्मल टच से या फिर साथ में खाना खाने से नहीं फैलती है, लेकिन हाँ इंटीमेसी से फैल जाती है या ब्लड ट्रांसफर से फैल जाती है। तो इनमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, कुछ ऐसी है जो वायरल इन्फेक्शन से होती है। एंड आई होप कि आपको याद होगा, एक वर्ड याद किया था हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, कौन सा था, गोनोरिया। कौन सा नाम था, गोनोरिया नाम था, गोनोरिया नाम था। क्या नाम था, गोनोरिया। याद करवाया था, बहुत अच्छे से याद करवाया था। एक और नाम क्या था, सिफिलिस नाम था। तो यहाँ वैसे एक पूछा है लेकिन आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। क्या नाम था, एक गोनोरिया नाम था और दूसरा क्या नाम था, सिफिलिस नाम था, ठीक है। एंड वायरल इन्फेक्शन से याद होगा आपको एड्स, जाना माना नाम है ये, और ये वो नाम है जिसको सबने सुना है, जिसके बारे में बात करने से सब डरते हैं कि अरे यार उसको तो एड्स से दूर रहो। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। फाइन, सो हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड। अब इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि एड्स है क्या। गोनोरिया सिफिलिस के बारे में तो हमको पता है, जेनिटल एरियाज के अंदर इरिटेशन होती है, फफोले टाइप हो जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वही ये डिजीज है, ठीक है। एड्स के बारे में ज्यादा हम बात कर रहे हैं बिकॉज एड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, हर जगह हमें सुनने मिल जाती है। कई बार हमें सुनने को मिल जाती है कि हाँ एड्स नाम की भी कोई बीमारी होती है, जो किससे होती है, वो होती है HIV वायरस से। किससे होती है, HIV से होती है, ठीक है, HIV से होती है। नाउ अब ये जो डिजीज है इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिजीज होती किस किस से, तो वो बस वो काम नहीं करना है फिर।
तो देखो अभी हमने क्या कहा कि ये जो डिजीज है ये कभी भी साथ में बैठने से नहीं फैलेगी, साथ में खाना खाने से ही नहीं फैलेगी, नॉर्मली हैंडशेक कर लो नहीं फैलेगी ये डिजीज, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर ये घर के अंदर अगर रह रहे हैं उस मेंबर के साथ जिस मेंबर को एड्स है, जिस मेंबर को गोनोरिया है, जिस मेंबर को सिफिलिस है, उससे वो डिजीज नहीं फैलेंगी। फाइन, तो ये फैलेंगी किससे? ये फैलेंगी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको कि ये डिजीज है, चाहे गोनोरिया हो, चाहे उसको सिफिलिस हो, या चाहे एड्स हो, या कोई और अगर बीमारी हो, जेनिटल वार्ड्स हो, या कोई भी अगर डिजीज हो उसको जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उस पर्सन के साथ में जो भी पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा उसको भी वो डिजीज हो सकती है। तो इंटीमेसी के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि भाई सामने हमारे जो पार्टनर है उसको इनमें से कोई डिजीज तो नहीं है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो उसको नहीं है, उसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि जब ब्लड ट्रांसफर करवाया जाता है, जब ब्लड को क्या कहा जाता है ना कि भैया इसको खून की बहुत जरूरत है तो एक बोतल दे देते हैं, तो वो खून देते टाइम पर ध्यान रखना होता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड आप यूज कर रहे हो उस ब्लड को पहले अच्छे से टेस्ट करवा लिया जाना चाहिए कि उसके अंदर कोई एसटीडी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उस पर्सन को कहीं कोई एसटीडी थी और अगर उसी ब्लड को आपने अपने अंदर ले लिया है या किसी और पर्सन ने उसको अपने अंदर ले लिया है तो क्या होगा, तो उस पर्सन को भी वो डिजीज हो सकती है। तो ब्लड को ट्रांसफर करते टाइम पर क्या करना होता है, ब्लड किसी के अंदर अगर चढ़ाया जा रहा है तो पहले ही उस ब्लड को पूरा का पूरा टेस्ट कर ले अच्छे से कि एसटीडी तो नहीं है उस पर्सन को। सेकेंड थिंग, जब इंजेक्शन जो है जब उसको हम अगर शेयर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये हॉस्पिटल गया और इसको क्या लगा, एक बड़ा सा इंजेक्शन लग गया, ठीक है, ये एक बड़ी सी सुई लग गई, ये इंजेक्शन जो था वो इसको लग गया, ठीक है, चलो ये डॉक्टर ने इंजेक्शन इसको लगा दिया। अब क्या हुआ कि डॉक्टर भूल गया और सेम इंजेक्शन जो है उसने क्या कर दिया, एक दूसरे पर्सन एक और आया जिसको भी इंजेक्शन लगाना था, तो वही सेम इंजेक्शन क्या हो गया, इसको भी लगा दिया गया। अब कोइंसिडेंस ऐसा था कि इस पर्सन को क्या था, एड्स था, या इस पर्सन को और कोई एसटीडी थी। अब जब इस पर्सन की सिरिंज को इस दूसरे पर्सन में यूज कर लिया गया, सेम सिरिंज को यूज कर लिया गया, तो क्या हो गया, सेम सिरिंज को यूज करते ही यहाँ जो ये एसटीडी थी ये भी इसके अंदर चली गई, तो ये भी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। दैट इज वाई सिरिंज कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। एक बार सिरिंज का यूज हो चुका है तो उस सिरिंज को कहाँ डाल दे, उस सिरिंज को सीधा डिस्कार्ड कर दे और नई सिरिंज को यूज किया जाता है। फाइन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग कि जो ब्लड है उसको ट्रांसप्लांट करवाते टाइम पे ध्यान रखना होता है, ये सिरिंज जो है ये एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, बहुत ध्यान से इनका यूज करें। उसके अलावा इंटरकोर्स के टाइम पे कुछ अगर सेफ्टी मेजर्स का यूज कर लिया जाता है तब भी वो डिजीज नहीं होती, लेकिन सबका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, लिस्ट 2 चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो देखो मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ दैट यू आर एट द अर्ज ऑफ प्यूबर्टी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि किसी का भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। देखो प्यूबर्टी वो एज होती है जहां पर ह्यूमन बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर देती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो उनके मैच्योर होने लग जाते हैं, प्लस उनकी बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेट होने लग जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट होने लग जाते हैं एंड बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं जिससे पता चलता है, जिससे डिफरेंशिएशन होता है कि हाँ ये गर्ल है और ये बॉय है। फाइन, तो वो प्यूबर्टी की जो एज होती है वो बेसिकली 11 to 13 ईयर्स के लमसम होती है। अब उस एज में क्या होता है कि पर्टिकुलर बॉडी में, पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी चाहे वो मेल है और चाहे वो फीमेल है, दोनों के ही अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, प्लस जो बॉडी है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर करना शुरू कर देती है, वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों की ही बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल दोनों की ही बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। नाउ देखो अब चेंजेस क्या हो जाते हैं, तो अगर हम बात करें सिर्फ गर्ल की बॉडी के अंदर या फीमेल की बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो यहाँ हमने नाम देखा था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। एंड अगर बॉयज की बात कर ले तो वहाँ मेल बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है, ठीक है। एंड इसमें मुझे नहीं लगता प्यूबर्टी में आपको कुछ एकदम याद करने की जरूरत है कि हाँ ये सारे जो है चेंजेस होते हैं, नहीं। अगर हम बात करें मेल बॉडी की तो उनके फेशियल हेयर आना शुरू हो जाएंगे, मुस्टाच दाढ़ी मूंछ आने लग जाएगी, चेस्ट एरिया जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होने लग जाएगा, उसके अलावा बॉडी का शेप धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मेच्योर होना शुरू कर देते हैं, प्यूबिक हेयर आने लग जाते हैं, इजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है, अंडर आर्म्स में हेयर आने लग जाते हैं, आर्मपिट्स में हेयर आ जाते हैं। उसके अलावा वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है, वॉइस तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, लड़कों की एकदम वॉइस जो है भारी हो जाती है। वहीं यहाँ आ जाओ गर्ल्स के अंदर, फीमेल के अंदर क्या होता है, आर्मपिट हेयर आ जाता है, जेनिटल एरियाज में हेयर आने लग जाते हैं। उसके अलावा हिप ग्रोथ होने लग जाती है। उसके अलावा देखो ब्रेस्ट की ग्रोथ शुरू हो जाती है, वॉइस चेंज होने लग जाती है, जो बॉडी है उसके अंदर कर्व आने लग जाते हैं, बॉडी पूरी एक अलग ही डिफरेंट शेप में आने लग जाती है। उसके अलावा देखें तो मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। 11 to 13 ईयर्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स का। तो यही एज क्या होती है, प्यूबर्टी की एज होती है। ठीक है, एंड आई होप कि ये सारी चीज आपको लर्न है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये हम ऑलरेडी चीज जो है फेस कर रहे हैं। नाउ देखो ये हमारे आंसर्स हो गए। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमेन, स्टेट टू एडवांटेजेस सीमेन ऑफर्स टू द स्पर्म। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि लिस्ट करना है कौन से पार्ट्स को, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को विच कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू सीमेन। सीमेन को फ्लूइड कौन देता है, सीमेन जो है क्या होता है तो बताया था। देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ह्यूमन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है क्या। तो बेसिकली ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने साइड पोर्शन देखा था, कई बार हम इसको समझ चुके हैं कि एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है। सी इसके सारे पार्ट्स के बारे में हमको पता है, हमें ये भी पता है कि यहाँ पे कौन होता है। देखो टेस्टीज होती है, टेस्टीज किसके अंदर रहती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहती है, दैट इज स्क्रोटम। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टीज के अंदर क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। इट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। यहीं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और यहीं से क्या होगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये स्पर्म कहाँ जाएगा, ये एपिडिडाइमिस में जाएगा और वहां से वासा डिफरेंशिया के थ्रू, वासा डिफरेंशिया के थ्रू कहाँ जा रहा है, वासा डिफरेंशिया के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए ये जा तो रहा है बेचारा पेनिस की तरफ। बीच में इसको कौन मिल जाएगा, बीच में इसको मिल जाएगा ये कौन है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। कौन मिलेगी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड मिल जाएगी। एक कौन सी ग्लैंड मिलेगी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड मिल जाएगी। उसके अलावा एक और ग्लैंड मिलेगी, एक और ग्लैंड कौन सी मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। कौन सी ग्लैंड मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड मिल जाएगी। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिली। तो देखो दो पार्ट हो गए, कौन कौन से पार्ट है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो ग्लैंड्स इनको मिल जाएगी। अब जो वासा डिफरेंशिया से कौन जा रहा था, स्पर्म जा रहा था, उसको कौन मिल गया बीच में, ये दो ग्लैंड्स मिल गई। अब ये दोनों ग्लैंड्स क्या करती है, अपने अपने फ्लूइड्स देती है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करती है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड देती है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना खुद का एक फ्लूइड देगी। अब जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है इसका जो फ्लूइड है प्लस जो स्पर्म है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, किसका फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का जो फ्लूइड है प्लस जो स्पर्म है, दोनों को मिला के हम क्या नाम देते थे, सीमेन नाम देते। दोनों को मिला के हमने क्या नाम दिया, सीमेन नाम दिया। इसी के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड आके मिक्स हो जाता है और एक्चुअली ये फ्लूइड्स क्या काम करते हैं, तो ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये स्पर्म को नरिश करने में भी हेल्प करते हैं। भाई स्पर्म है, अब है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट, इसको भी फूड चाहिए होगा। कहाँ से आएगा, इसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इन दोनों फ्लूइड से मिलेंगे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के फ्लूइड से मिलेंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड से भी मिलेंगे। तो ये उनको नरिश करने का काम कर रहे हैं, प्लस ये उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई जो स्पर्म है उसका काम क्या, आगे भागना है, जाना है उसको, तो जो मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाला काम कौन करेगा, ये दोनों फ्लूइड्स करेंगे। ये उसके लिए अकॉर्डिंग टू द स्पर्म मीडियम रेडी कर देंगे ताकि वो इजीली वहां से भाग पाए। फाइन, चलो और लास्ट पे क्या होगा, ये पूरा फ्लूइड के साथ में ये जो है पूरा पेनिस के थ्रू ये इजैकुलेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सीमेन हो जाएगा। नाउ देखो नेक्स्ट थिंग इज इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। क्या बताना है, स्पोर फॉर्मेशन बताना है राइजोपस के अंदर एंड बताना है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम बताना है, स्पोर फॉर्मेशन बताना है राइजोपस के अंदर। फाइन, तो स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, कहाँ देखा था हमने इसको देखा है ब्रेड मोल्ड के अंदर। ये हम हमेशा देखते हैं ब्रेड मोल्ड के अंदर। और जब हम ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड के ऊपर जो हमारी फफूंद आ जाती है, उस ब्रेड मोल्ड को जब हम बिल्कुल जूम करके देखेंगे किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है क्या, तो देखो ये राइजोपस ही होता है बेसिकली। राइजोपस के अंदर क्या होता है, राइजोपस के अंदर यहाँ देखो ये क्या है, राइजोइड्स है, जो नीचे की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज राइजोइड्स।
इन राइजोइड्स के ऊपर देखो ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर ये नाम याद रखना। और आई डोंट नो कितनी ही बार हमने ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आपको ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा आपको यही बोल रही हूँ कि भूलना नहीं चीजों को। स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, किसको कहते हैं, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। उसके ऊपर क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम कहेंगे। बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम कहेंगे हम। ये बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजियम है। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या फील्ड है, स्पोर्स फील्ड है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स है। अब जैसे ही ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा, ये स्पोर्स है, स्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाएगा यानी ये जो बॉल है ये मैच्योर हो जाएगी तो ये क्या होगी, ये बर्स्ट आउट हो जाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगी। मैच्योर होने के बाद जब ये बर्स्ट हो गई है तो बर्स्ट होते ही क्या होगा, जो स्पोर्स होंगे वो आसपास से बाहर की साइड में फैल जाएंगे। जब ये बर्स्ट हो जाएगी तो जो स्पोर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो आसपास के अंदर ऐसे ही फैल जाएंगे। जब स्पोर्स आसपास में जहां जहां फैलेंगे वहां पर अगेन क्या होगा, अगेन वही है सेम, ये राइजोइड्स बनने लग जाएंगे। एक नया स्पोरेंजियोफोर निकल के आएगा, एक नया कौन निकला, स्पोरेंजियोफोर निकलेगा। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या है, स्पोर्स है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या है, स्पोर्स है। अगेन वही है, जब वो मैच्योर होंगे, बर्स्ट होंगे, फिर वापस फिर से इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, चल नेक्स्ट थिंग हमें क्या पूछी गई थी, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। वी नो वेरी वेल, हमने दो टाइप के फिजन पढ़े हैं, डोंट फॉरगेट। दो टाइप के फिजन पढ़े थे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, कि यहाँ एक होता है क्या, बाइनरी फिजन। एक कौन होता है, बाइनरी फिजन होता है। एक तो था हमारा मल्टीपल फिजन और एक क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अब ये जो बाइनरी फिजन है इसमें क्या होता है कि एक सेल है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, वो ओनली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 डॉटर सेल्स बना देगा। किसमें होता है ये, तो ये होता है हमारा अमीबा में होता है। नेक्स्ट इज, अब जब हम बात कर रहे थे हमारे मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन का मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाएगा। और ये बहुत सारी डॉटर सेल्स किसमें बनती है, प्लाज्मोडियम के अंदर बनती है। तो बेसिकली प्लाज्मोडियम में होता क्या है, देखो प्लाज्मोडियम में होता ये है कि यहाँ पर कौन होगा, एक प्लाज्मोडियम है। हमें पता है प्लाज्मोडियम कौन होता है, इट इज अ प्रोटोजोआज दैट कॉजेज मलेरिया। और इसको लेके कौन आता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो लेकर आता है। फाइन, चलो तो जब भी आसपास में गंदगी होती है तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, आ जाता है। अब ये प्लाज्मोडियम सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे लीवर सेल के अंदर। ये कौन आया, लीवर सेल आया। प्लाज्मोडियम जो है सबसे पहले कहा गया, लीवर सेल में गया। क्यों गया, वहां खाना बहुत अच्छा अच्छा मिलता है ना वहां पे, इसलिए पिज्जा बर्गर दाल चावल सब मिल जाता है। चलो अब इस लीवर जो ये प्लाज्मोडियम आ चुका है लीवर सेल के अंदर, इसके ऊपर क्या बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोडियम को डर किसका है, WBC का, कि WBC आके इसको खा ना जाए। तो इसलिए इसने क्या किया, अपनी बॉडी के ऊपर क्या बना दी, एक सिस्ट बना दी है। अपनी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग बना दी है, जिस कवरिंग को इसने क्या नाम दिया, सिस्ट नाम दिया गया है। ठीक है, इस कवरिंग को क्या नाम दिया, सिस्ट नाम दिया। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली जो है फिजन करता रहेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा और ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स बना देगा। जब इसने बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स बना दिए हैं तब क्या होगा, जब ये पूरा सिस्ट जो है भर जाएगा। अब देखो पॉलिथीन के अंदर हर चीज भरते जाओगी भरते जाओगी भरते जाओगी, तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद में जब वो ज्यादा भर जाएगी तो पॉलिथीन पूरी फट जाएगी। फाइन, इस सिस्ट के अंदर भी सेम चीज हो रही है। जब इस सिस्ट के अंदर, जब इस सिस्ट को थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, लीवर सेल को बाद में देखेंगे, इस सिस्ट के अंदर जब प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो चुके हैं, तब क्या होगा कि जो सिस्ट है ना ये बर्स्ट हो जाएगी, ये फट जाएगी। सिस्ट बर्स्ट हुई, लेकिन साथ ही साथ में ये जो लीवर सेल है ना ये भी बर्स्ट हो जाएगा। सिस्ट के साथ कौन बर्स्ट होगा, लीवर सेल बर्स्ट हो जाएगा। और जब ये लीवर सेल बर्स्ट हो जाएगा सिस्ट के साथ में, तो प्लाज्मोडियम सारे स्प्रेड हो जाएंगे। और ये सारे प्लाज्मोडियम देखो इस तरह से स्प्रेड होके कहाँ जाएंगे, दूसरे लीवर सेल्स के अंदर जाएंगे। और इसके बाद धीरे 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 क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे और क्या कॉज करेंगे, मलेरिया कॉज कर देंगे। फाइन, तो ये क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है कि एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म था लेकिन उसने क्या किया, अपने ही जैसे बहुत सारे यंग वंस बना दिए। तो ये क्या है, मल्टीपल फिजन होता है। चल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड एड्स, लिस्ट एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ एड्स। कि आपको ये बताना है कि एड्स एक्चुअली है क्या, एंड साथ ही साथ कि इसके प्रिवेंशन के मेथड्स क्या होते हैं। फाइन, तो एड्स बेसिकली है क्या, तो देखो एड्स हमको पता है एक डिजीज होती है, एक टाइप की डिजीज है, दैट इज STDs, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किससे फैलता है? तो ये HIV से फैलता है। ठीक है, ये किससे फैलेगा? ये HIV से फैलने वाली डिजीज है। HIV इज अ वायरस, एड्स का वायरस होता है ये, जो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये वो डिजीज है जिसके सिम्टम्स ऐसे नजर नहीं आते हैं। बेसिकली किसी पर्सन को अगर एड्स हो जाता है तो क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम वीक होने लगेगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? उस पर्टिकुलर पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगेगा, और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे इतना वीक हो जाएगा कि कोई नॉर्मल डिजीज, सर्दी जुकाम भी उसको जाएगा नहीं, बिल्कुल उसके वायरस जो है वो खत्म नहीं हो पाएंगे और उसकी बॉडी में ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो धीरे धीरे वो जो डिजीज है वो सेवियर होती चली जाएगी और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो कभी सुना है सर्दी जुकाम से किसी पर्सन की डेथ हो गई? तो नॉर्मल केसेस में तो नहीं होता है, लेकिन एड्स वाले केस में पॉसिबल है ये, बिकॉज जब इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है तो कोई भी डिजीज उसको बहुत ही आसानी से पकड़ सकती है और बहुत ही आसानी से बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। बट इस डिजीज को हम प्रिवेंट कैसे करें? भाई ये तो ऐसी डिजीज है जिसके सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, सालों बाद पता चलता है कि अच्छा एड्स हो गया, तो हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सी चीज की वजह से हुआ है? तो इस एड्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? द फर्स्ट थिंग कि हमें जब ब्लड को अगर हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाना है, अगर हमें कोई भी रीजन से, तो क्या करना है? उस ब्लड को पहले से अच्छे से चेक करवा लेना है कि ऐसा तो नहीं कि उस पर्सन को एड्स है, जिसका ब्लड हम यूज कर रहे हैं उसको एड्स है। या फिर हम क्या करें? या फिर हम सिरिंज का ध्यान रखें कि जिस भी सिरिंज का हम यूज कर रहे हैं, जिस भी सिरिंज का इन फ्यूचर कभी भी हम यूज करें, कभी भी यूज करो, चाहे किसी भी रीजन से यूज कर लो, लेकिन जिस सिरिंज का यूज कर रहे हो वो सिरिंज फ्रेश होनी चाहिए, वो सिरिंज न्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और की बॉडी के ऊपर हमने उसको यूज किया था, देन उसी सेम सिरिंज को डॉक्टर जो है वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर यूज कर रहा है। नहीं, तब क्या होगा? हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि जो पर्सन ए था उसको एड्स था, तो पर्सन बी जो होगा उसको भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग क्या होता है? इंटीमेसी के टाइम पे या इंटरकोर्स के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि जो पार्टनर है उस पार्टनर को वो डिजीज नहीं होनी चाहिए, यानी पार्टनर को एड्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी पार्टनर को एड्स है तो उसके साथ में इंटरकोर्स करना नहीं, ठीक है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है तो वो दूसरे पार्टनर को भी फैल सकता है। फाइन। और अगर इंटरकोर्स कर भी रहे हैं तो क्या करना है? उसके लिए पहले से ही प्रोटेक्शन यूज करना है, सो दैट कि वो डिजीज जो है वो ना फैले। चलो, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको क्या बताना है? देखो, आपको कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स बताने हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा पर्सन, इसको कोई ऐसी लेडी जिसको की प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो उन मेथड्स में एक होता है बैरियर मेथड, देन आता है हार्मोनल इम्बैलेंस मेथड एंड देन आता है सर्जिकल मेथड। अब इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूटिलाइज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। एक्चुअली बैरियर मेथड में क्या होता है वैसे तो जो बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड का मतलब होता है कि एक ऐसा बैरियर बीच के अंदर लगा दिया जाए कि इंटरकोर्स के टाइम पर जब स्पर्म और एग को फ्यूज होना हो तो उस टाइम पर वो स्पर्म और जो एग है वो दोनों मिल ही नहीं पाए, यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाई। ये जो है ये फीमेल बॉडी के अंदर जा ही ना पाए, तो फीमेल बॉडी के अंदर जब ये स्पर्म जाएगा ही नहीं तो क्या नहीं होगा? एग से मीटिंग भी नहीं होगी। और जब एग से मीटिंग नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है कि जब एग से मीटिंग ही नहीं हुई तो फ्यूज कैसे होगा? फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसके बाद बेबी भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? कुछ बैरियर्स यूज किए जाते हैं। कप टी भी यूज कर सकते हैं हम, या फिर कॉन्डोम भी यूज किया जा सकता है, सो दैट कि स्पर्म और एग का जो है वो फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट थिंग इज हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस मेथड क्या हो सकता है? तो एनीवन कैन टेक सम पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है मार्केट के अंदर, तो कोई भी फीमेल जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकती है, उसका यूज कर सकती है, सो दैट कि प्रेगनेंसी ना हो। अगर बेसिकली होता ये है उन पिल्स की वजह से कि जब पिल्स ली जाती है किसी फीमेल बॉडी के अंदर, वो पिल्स जाती है तो वो क्या करेगी? उन फीमेल बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगी। तो जब फीमेल बॉडी के हार्मोन्स जब है इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हो सकता है कि एग जो है वो रिलीज ही ना हो, ओवरी जो है वो एग को रिलीज ही ना करे, और जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो स्पर्म वाली कहीं भी आ जाए लेकिन उसको एग मिलेगा ही नहीं, और जब एग मिलेगा ही नहीं तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है? तो सर्जिकल मेथड जो होता है वो
एक तरह का ऐसा मेथड जिसके अंदर सर्जरी करवाकर पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्लोज कर दिया जाता है कि जहां से अब क्या होगा, स्पर्म बाहर नहीं आएगा या फिर एग बाहर नहीं आ सकता। होता कैसे है ये, तो ये दोनों के अंदर हो सकता है, यानी फीमेल और मेल दोनों ही बॉडी के अंदर ये पॉसिबल है। एक्चुअली अगर हम मेल बॉडी की बात कर ले तो मेल बॉडी के अंदर क्या होता है, मेल बॉडी के अंदर जो वासा डिफरेंशिया होता है, मेल बॉडी के अंदर जो वासा डिफरेंशिया होता है, जहां से स्पर्म जो है आ रहा है, अभी जहां से कौन आ रहा है, स्पर्म अभी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, वो पेनिस की तरफ जा रहा है। तो वासा डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, इस वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर दिया जाता है। वासा डिफरेंशिया को देखो क्या किया, कट किया एंड फोल्ड करके टाई कर दिया। अब क्या होगा, यहां से स्पर्म बाहर तो आएगा, लेकिन ये जो स्पर्म यहाँ पर आया है ये इसके आगे नहीं जा पाएगा, और जब ये इसके आगे नहीं जाएगा तो इजैकुलेशन नहीं होगा, और इजैकुलेशन नहीं होगा तो ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। फाइन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वासेक्टोमी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वासेक्टोमी कहा जाता है। और ये वासेक्टोमी किस में होता है, ये मेल बॉडी के अंदर होता है। कब होता है ये, जब उनको आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है या उनको अगर बेबी नहीं चाहिए तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, वासा डिफरेंशिया को कट कर या वासेक्टोमी करवाएंगे। वासेक्टोमी के अंदर क्या होता है, वासा डिफरेंशिया को कट किया जाएगा एंड कट करके टाई कर दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट थिंग क्या होती है, अगर फीमेल बॉडी है सपोज, तो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा, बेसिकली फीमेल बॉडी के अंदर होगी ट्यूबेक्टोमी। वासा डिफरेंशिया वाला किसमें हुआ, मेल में हो रहा है। नेक्स्ट फीमेल बॉडी की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी होगी। अब जो ये ट्यूबेक्टोमी है, इस ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो ट्यूब्स होती है उन ट्यूब्स को क्या कर दिया जाता है, अगेन वही कट करके वहां से क्लोज कर दिया जाएगा। तो कौन सी ट्यूब्स, तो फीमेल बॉडी के अंदर होती है फेलोपियन ट्यूब्स। ओवरी के पास में क्या होती है, ये जो ओवरी से आने वाली का ये फेलोपियन ट्यूब्स है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इन फेलोपियन ट्यूब को कट करके क्या कर दिया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा। कट एंड टाई होगा वहां पे, देखो कट करें और टाई कर देंगे। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहाँ से जो एग रिलीज होगा वो एग यहाँ तक जाएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। एंड सेकेंड थिंग कि जो स्पर्म अगर आ जाएगा तो वो यहीं तक रुक जाएगा, दोनों का फ्यूजन नहीं होगा। और जब दोनों का फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। फाइन, चलो आई होप कि ये क्लियर हो गया है। तीनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। सी इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। सर्विकल कैप्स आते हैं, बैरियर मेथड के लिए कॉन्डोम्स आ जाता है, डायफ्राम्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्मोनल इंबैलेंस की, तो एज आई टोल्ड यू कुछ पिल्स आती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कह देते हैं, जो कि हार्मोन्स को थोड़ा चेंज कर देती है। नेक्स्ट जो हमने कहा था क्या था, सर्जिकल मेथड है, जिसके अंदर क्या होता है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होता है, जिसके अंदर मेल में वासा डिफरेंशिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा एंड फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइम पे सबसे मेन चीज क्या होती है जो माइंड में रहती है कि एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो कोई भी रीजन से ना हो, लेकिन दोनों का फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब तक दोनों का फ्यूजन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं, और जाइगोट नहीं तो बेबी नहीं। चल आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। क्या बताना है, एक डायग्राम बनाना है जो क्या बता रहा है, जर्मिनेशन बता रहा है किसका, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेबल पोलन ग्रेन्स, मेल जर्म सेल्स, पोलन ट्यूब एंड फीमेल जर्म सेल इन द अबव डायग्राम। एंड उसके बाद क्या है, हाउ इज जाइगोट फॉर्म। सारे क्वेश्चन का आंसर हम 1 बाय 1 देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। देखो ये इसका आंसर है। ये क्या है, ये जर्मिनेशन शो कर रहा है कि जब कोई भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा तो वहां से क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर आया पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गमिट्स होंगे। पोलन ग्रेन में क्या होगा, मेल गमिट्स होंगे। अब इस पोलन ग्रेन से क्या हुआ, एक पोलन ट्यूब बनी। एक पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी, माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगी। जी फीमेल की ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के पास में क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी, माइक्रोपाइलर एंड तक जाएगी। और उस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, जो मेल गमेट्स है वो यहाँ से आएंगे, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अंदर की तरफ चले जाएंगे। किस में जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में जाएंगे। किस में जा रहे हैं, एम्ब्रियो सैक में जा रहे हैं। कौन जा रहा है, मेल गमेट्स जा रहे हैं एंड माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जा रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू
जा रहे हैं। चलो नाउ इसके अंदर क्या होता है, फीमेल जर्म सेल होता है, मतलब कि एग होता है, ठीक है, क्या होगा, एग होगा। अब इस एग के साथ में बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, और उसके अलावा एक एंटीपोडल सेल्स भी होते हैं। तो हमें उन सारी चीजों को नहीं देखना, हमें अभी क्या देखना है कि भाई यहाँ हमारा पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, मेल गमेट्स थे जो इसके अंदर आए पोलन ट्यूब के थ्रू और माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू कहाँ चले गए, एम्ब्रियो सैक में चले गए। वहां पर कौन था, एग था, ठीक है, वहां पर कौन था, एग था। अब दोनों का क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लेबल क्या करना है, पोलन ग्रेन्स को लेबल करना है। पोलन ग्रेन कहाँ होता है, देखो ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन है, किसके ऊपर आ रहा है, स्टिग्मा पे आ रहा है। स्टिग्मा इज अ काइंड ऑफ कुशन, स्टिग्मा इज अ काइंड ऑफ कुशन जिसके ऊपर कौन आएगा, पोलन ग्रेन आएगा। कैसे आएगा, पॉलिनेशन के थ्रू आएगा। डू नॉट फॉरगेट किसके थ्रू आएगा, पॉलिनेशन के थ्रू आ जाएगा, पॉलिनेशन के थ्रू। तो पॉलिनेशन के थ्रू देखो ये पूरा जो फीमेल पार्ट है इसका ये पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, और इस स्टिग्मा के ऊपर कौन आ गया, पोलन ग्रेन्स आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, मेल जर्म सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स कहाँ होते हैं, ये पोलन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर है हमारे मेल जर्म सेल्स। कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर हमारे कौन है, मेल जर्म सेल्स है, ठीक है। देन क्या बोला है इन्होंने, पोलन ट्यूब एंड फीमेल जर्म सेल। पोलन ट्यूब कहाँ है, देखो ये हमारी क्या है, पूरी पोलन ट्यूब है। फीमेल जर्म सेल कहाँ है, यहाँ पर है। फीमेल जर्म सेल्स कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ जो नीचे की साइड होता है ना, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर देखो 3 सेल्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। इनके अंदर जो सेंटर वाला होता है वो क्या होता है, एग होता है, यानी फीमेल जर्म सेल होता है। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ इज जाइगोट फॉर्म। जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, तो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए ये जो एग है और ये जो मेल गमेट है, जब दोनों की मेटिंग हो जाएगी, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से क्या बनता है, हमेशा बेबी का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर क्या होगा, फ्रूट्स एंड सीड्स का फॉर्मेशन होगा। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स। कौन सा पार्ट लेबल करना है, दैट प्रोड्यूसेस एग्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एग कौन प्रोड्यूस करता है, तो एग देखो कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज जो होती है वो एग को प्रोड्यूस करती है। डू नॉट फॉरगेट अबाउट पार्ट्स और उनके फंक्शंस कि कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस। बताया था, क्या बताया था, डू नॉट फॉरगेट कि ऐसा नहीं है कि हाँ सेंटर के अंदर आता है फिर मिक्स होता है, नहीं, सेंटर के अंदर फ्यूजन नहीं होता है। हमेशा जो फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। किसमें होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर जाइगोट इज इम्प्लांटेड। जाइगोट कहाँ इम्प्लांट होता है, जाइगोट कहाँ इम्प्लांट होता है, याद करो, द वॉल ऑफ द यूट्रस, द वॉल ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम वॉल, वॉल ऑफ यूट्रस। कौन सी वॉल है ये, एंडोमेट्रियम वॉल हम इसको कह सकते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल। डू नॉट फॉरगेट, ये याद रखिए आप। मुझे लगता है तो नींद में भी कुछ घूमता होगा, हाँ मैम ने बोला डू नॉट फॉरगेट। एक्चुअली नहीं भूलना बच्चा, भूल जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। देखो डायग्राम बनाना है आपको, ये अच्छे से याद कर ले, डायग्राम अच्छे से, बहुत अच्छे से याद है। डायग्राम हमको पता है कैसा होता है, एक इस तरह से का स्ट्रक्चर है और जहां में कुछ पकड़ा हुआ है, याद कर लो उसको। चलो प्रोड्यूस एग को प्रोड्यूस कौन करता है, ओवरी करता है। फ्यूजन कहाँ होता है, एग और स्पर्म का, फेलोपियन ट्यूब में होता है। जाइगोट कहाँ इम्प्लांट होता है, तो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर होता है, यानी कि द वॉल ऑफ यूट्रस। एंड आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। नाउ दिस विल बी योर डायग्राम। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर ले। यहाँ सेंटर में कौन है, सेंटर के अंदर है यूट्रस। कौन है ये, सेंटर में यूट्रस है। साइड्स में ये दो क्या है, ये दो है ओवरी। क्या है ये, ओवरीज है। ये क्या है, ओवरीज है। ये एक ओवरी, ये दूसरी ओवरी। अब ये ओवरीज क्या करती है, ये एवरी 28 डेज के साइकिल के अंदर एक एग को मैच्योर करके रिलीज कर देती है। फाइन, क्या किया इन्होंने, एक एग को रिलीज कर दिया मैच्योर करके। अब दोनों लड़ती नहीं है कि यार इस बार तेरी बारी नहीं है, इस बार मेरी बारी है, ये वो ऐसे लड़ती नहीं है। ना ही हम सबकी तरह मैं करते हैं, अरे मैं अरे मैं जाऊंगा। वो सीन यहाँ पर नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे क्लासरूम्स में होता है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर फर्स्ट मंथ में इस ओवरी ने रिलीज किया है एग, तो ये सेकंड मंथ में ये ओवरी रिलीज करेगी एग।
3rd मंथ में अगेन कौन करेगा, ये ओवरी रिलीज करेगी एंड 4th मंथ में अगेन इस ओवरी की टर्न आ जाएगी। तो ये 1 बाय 1 क्या करती है, एवरी 28 डेज के साइकिल के अंदर एक एक एग को रिलीज कर देती है, एक एक ओवा को ही रिलीज कर देती है। ओवा वर्ड आ जाए, एग वर्ड आ जाए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम, फाइन। यहां से इन्होंने एग को रिलीज किया तो वो एग कहाँ जाएगा, वो एग जाएगा इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये फेलोपियन ट्यूब है, इट इज द फेलोपियन ट्यूब। ये कौन सी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब यहाँ पर एग है, यहाँ पर जब एग है फेलोपियन ट्यूब में आ गया, अगर यहाँ पर स्पर्म आके मिल जाता है, अगर यहाँ पर एक स्पर्म आकर मिल जाता है तब तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और उस फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। कहाँ बनेगा, यहीं पे बन जाएगा। अगर एग प्लस स्पर्म मिल गया तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, जायगोट है। इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, जायगोट है। एंड जायगोट जब इसके अंदर आ जाएगा, जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद कहाँ आ जाएगा, वो जायगोट आएगा यहाँ पर यूट्रस के अंदर आ जाएगा एंड यूट्रस विल बी वेरी हैप्पी टू सी इट। यूट्रस ने ऑलरेडी बहुत प्रिपरेशन करी है इसके लिए। क्या प्रिपरेशन होती है, तो एवरी मंथ जब एग को आना होता है तो यूट्रस ये मान के चलता है कि फर्टिलाइजेशन होगा। यूट्रस को नहीं पता है ना, ये बेचारा बच्चा है अभी, तो इसको नहीं पता है कि भी फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो ये मान के चलता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन तो 100% होगा। तो ये क्या करता है, जैसे हम छोटे बेबी के लिए क्या करते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से बेड्स बनाते हैं ना, वैसे ही यूट्रस क्या कर रहा है, देखो इसकी वॉल बहुत थिक हो गई है, तो इसने ये क्या कह रहा है, ये यूट्रस की वॉल क्या करेगी, यूट्रस की जो वॉल है ये थिक हो जाएगी। देखो ये थिक हो चुकी है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम वॉल है। ये जो वॉल है यूट्रस की लाइनिंग, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये वॉल क्या हो गई, देखो कितनी थिक हो गई है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। एवरी मंथ जब एग को रिलीज होना होता है उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, यहाँ पर ये जो वॉल है ये बहुत मोटी हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है और ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, ये हमेशा सोच के बैठती है फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब यहाँ पर जायगोट जो है वो आएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट यहाँ पर आएगा तो जायगोट क्या होगा, यहाँ यूट्रस की वॉल के अंदर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस की वॉल के ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ये कौन है, अभी ये जायगोट है, ठीक है, जो यहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद में कौन बनता है, बेबी बनता है। और एम्ब्रियो और जो जायगोट और ये जो वॉल है इसके बीच का जो कनेक्शन है वो कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा इज अ टाइप ऑफ ट्यूब जो मदर को बेबी से कनेक्ट करने का काम करती है, बिकॉज बेबी जो है वो बाहर नहीं जा सकता, उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको वेस्ट मटेरियल रिमूव भी करना है, तो वो सब कहाँ से होगा, तो बेबी को खाना पानी कहाँ से मिलता है, बेबी को खाना पानी उस टाइम पे मिलता है मदर की वॉर्म में से। मदर की वॉर्म मतलब ये वॉर्म है, यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू उसको क्या मिल जाता है, खाना पानी मिल जाता है इसको। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ये क्या करता है, बेबी मदर की बॉडी में डाल देता है, तो मदर उसको रिलीज कर देती है। फाइन, चलो उसके अलावा यूट्रस की लाइनिंग के बाद देखो ये क्या होता है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है, एंड देन लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, ये होता है वजाइना। ये क्या होता है, वजाइना होता है, ठीक है। चलो आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो एग जो यहाँ पर था, इस एग को कोई स्पर्म मिला ही नहीं, तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद ये खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा वेट करते करते। तो ये जब बाहर आएगा तब क्या होगा, बाहर जब आएगा तो ये जो वॉल जो इतनी थिक हो रखी थी इसका क्या होगा, ये तो परेशान हो जाएंगे कि यार हमने तो इतनी मेहनत की थी लेकिन जो फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, जायगोट आया ही नहीं, तो क्या होगा। देखो यहाँ पर कुछ स्टेजेस होती है, कुछ स्टेजेस कौन सी होती है, देखो कुछ स्टेजेस वो है, यहाँ पर सबसे पहली स्टेज क्या है, फॉलिकुलर स्टेज होती है, जहां पर एग जो है वो डेवलप हो रहा है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फॉलिकुलर स्टेज होती है, जहां पर एग अभी डेवलपिंग स्टेज में है, एग अभी डेवलप नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेज जब ओवुलेशन हो जाता है, जब एग जो है वो मैच्योर होके बाहर आ गया, मैच्योर होके ओवरी ने उसको रिलीज कर दिया, तो ओवरी जब इसको रिलीज करेगी तब क्या होगा, ये देखो ये वॉल जो है, ये यूट्रस की जो वॉल है ये थिक होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन आने वाला है, एग आने वाला है। अब ये जो एग यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। चलो इस साइड से आ रहा है एग, यहाँ ये एग आ रहा है, एग आया यहाँ तक आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग जो है देखो कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया, यूट्रस के अंदर आ चुका है एग। अब जब ये एग यूट्रस के अंदर आ चुका है तो ये जो यूट्रस की वॉल है जिसने बहुत मेहनत करके इसको थिक किया था, ब्लड की सप्लाई भी बढ़ाई थी,
तो वो क्या होगा, वो बहुत नाराज हो जाएगा और नाराज होने के बाद में ये जो वॉल है ये इस एग के साथ ही बॉडी में से रिलीज कर दी जाएगी। जो ये वॉल है ये ब्लड की फॉर्म में क्या होगा, शेड होना शुरू हो जाएगी। देखो ब्लड की फॉर्म में ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो शेड होना शुरू हो जाएगा, तो एग भी रिलीज हो जाएगा वजाइना के थ्रू, और ये एंडोमेट्रियम जो है ये भी ब्लड की फॉर्म में फीमेल बॉडी में से रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से देन बेबी बन जाएगा 9 मंथ्स के बाद। लेकिन अगर नहीं हो पाता है फर्टिलाइजेशन तब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। तब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। एंड इस 28 डेज के साइकिल को, जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो साइकिल है ये 28 डेज का साइकिल होता है, और इस 28 डेज के साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। फाइन। तो जो हम कहते हैं ना कि गर्ल्स इस टाइम पे इम्प्योर हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे इम्प्योर हो जाती है, तो वो इम्प्योर नहीं होती है। इवन उसकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर है ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो उस सर्टेन टाइम पर एंडोमेट्रियम शेड होना शुरू हो जाती है। दैट्स इट। उनकी बॉडी में से जो ये एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो रिलीज होता है और कुछ नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पूरे 28 डेज का। एंड ये जो शेड होने का, ये जो ब्लड को शेड करने का ये जो प्रोसेस है, जो वजाइना से ब्लड बाहर आता है, ये सिर्फ 6 to 7 डेज तक में रिलीज हो जाता है। चले नाउ ये आपको आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अब रिवाइज हो चुका होगा, एंड अब इस चैप्टर के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, किसी टॉपिक के अंदर डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।